अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा न्यू यूनिट है वो है रिसर्च मेथोडोलॉजी के हवाले से। ठीक है, आज इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है। फिर इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है पॉपुलेशन का, सैंपल का, जो कि आप ऑलरेडी आपको पता है, वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद जो है हमारे पास जो डिफरेंट रिसर्च मेथड्स है वो किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट जो हमारे टूल्स होते हैं रिसर्च के, कौन कौन से टूल्स जो है वो असेसमेंट के लिए यूज़ होते हैं। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डाटा के अंदर स्पेशली हम क्वांटिटेटिव डाटा के ऊपर बात करेंगे। उसके अंदर हमारे पास जो इंटरव्यू मेथड है, ऑब्जर्वेशन मेथड है, क्वेश्चनर मेथड है, और फिर आगे हमारे पास डिफरेंट डेटाज़ है, बायोफिज़िकल डाटा है, उसके अंदर सर्वेज़ है, जो यूनिट के अंदर है वो सारे आज हम कवर करते हैं। तो सबसे पहले जो इसके अंदर हमारे पास रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर कॉन्सेप्ट है, पहले जो आपके उसमें वो है पॉपुलेशन का, कि जब आप रिसर्च करते हैं तो रिसर्च के अंदर आपका एक मतलब एक एग्रीगेट होता है जिसको आप देखते हैं और उससे आप एक सैंपल ड्रॉ करते हैं। चूँकि प्रैक्टिकली हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि हम सारे पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी कर सके, तो इसका मकसद क्या है कि मतलब हमारे पास वो लोग जिनको हम या तो जिसके ऊपर इंटरेस्टेड है, स्टडी करना चाहते हैं, या जिनको हम रिज़ल्ट्स उनके ऊपर जनरलाइज करना चाहते हैं, तो उस एंटायर एग्रीगेशन को हम कहते हैं पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन क्या है? द एंटायर एग्रीगेशन ऑफ आइटम्स फ्रॉम विच सैम्पल्स कैन बी ड्रॉन इज नोन एज पॉपुलेशन। जितनी भी आइटम्स की, सब्जेक्ट्स की, लोगों की या किसी भी चीज़ के ऊपर आप जिन एग्रीगेट्स के ऊपर आप अगर स्टडी करना चाहते हैं, उन सब तमाम सेट को, उन सब एग्रीगेट्स को हम कहते हैं पॉपुलेशन। A research population is also known as well-defined collection of individuals or objects known to have similar characteristics। आपने कुछ similar characteristics के साथ लोगों के कलेक्शन के ऊपर कुछ आप स्टडी करना चाहते हैं, कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, कोई नई चीज़ उनके बारे में जानना चाहते हैं एक साइंटिफिक वे के अंदर, तो ऐसे लोगों के मजमूए को, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स को या ऑब्जेक्ट्स को जो कि सेम कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, उनको हम कहते हैं पॉपुलेशन। अब जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो पॉपुलेशन है इसके जो दो बेसिक टाइप्स है, वो हमारे पास है टारगेट पॉपुलेशन, जिसको हम थ्योरेटिकल पॉपुलेशन भी कहते हैं। ये हमारे पास वो ग्रुप होता है जिसको टारगेट पॉपुलेशन हमारा, कि ये हमारा कुछ एग्रीगेट ऑफ द पीपल है विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, जिनके ऊपर हम जब अपने स्टडी करेंगे तो हम अपने रिजल्ट्स को जनरलाइज करेंगे उन लोगों के ऊपर, इनके ऊपर, इस पॉपुलेशन के ऊपर इसका एप्लीकेशन होगा, इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। जो सैम्पल हम स्टडी करेंगे तो उसकी जो रिज़ल्ट हम जनरलाइज करेंगे उसके ऊपर, तो जिसको हम जनरलाइज करते हैं और उसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल पॉपुलेशन। एक होता है हमारा ऐसा पॉपुलेशन जो कि हमारे एक्सेस में होता है, ठीक है, जिसको हम आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, हमारे पहुंच में होती है। तो ऐसे पॉपुलेशन को जो कि प्रॉबली उससे हम सैंपल ले, ठीक है, जिससे हम सैंपल लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्टडी पॉपुलेशन, या उसको हम कहते हैं एक्सेसिबल पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसके अंदर ये हमारे पास ऐसा पॉपुलेशन है कि इज़ द एक्चुअल सैम्पलिंग फ्रेम फ्रॉम विच वी रैंडमली ड्रीव और सैम्पल। वो पॉपुलेशन जिससे हमने एक्चुअली अपना सैंपल लिया है। ठीक है जी, आगे आप एग्जांपल में देख लीजिएगा कि टारगेट पॉपुलेशन या यूनिवर्स हमारे पास क्या है, कि द एंटायर ग्रुप ऑफ पीपल और ऑब्जेक्ट्स टू विच द रिसर्चर विशेस टू जनरलाइज द स्टडी फाइंडिंग। जिसको आप अपनी स्टडी फाइंडिंग जनरलाइज करना चाहते हैं, उस एंटायर ग्रुप ऑफ पीपल और ऑब्जेक्ट्स या एग्रीगेट को हम कहेंगे टारगेट पॉपुलेशन। और एक ख़ास क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरिया ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हमने पहले मेंशन किया कि कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस के ऊपर वो रिसर्चर एक सेट क्राइटेरिया करता है, जिसको मतलब मीट सेट ऑफ क्राइटेरिया ऑफ इंटरेस्ट टू रिसर्चर के आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट देखना चाहते हैं, कोई बायोफिज़िकल एस्पेक्ट देखना चाहते हैं, कुछ प्रेवलेंसेस देखना चाहते हैं, कुछ ख़ास पॉपुलेशन के अंदर, कुछ ख़ास उम्र के लोगों के अंदर, जेंडर के अंदर, किसी ख़ास इलाके में, वो आपका एक सेट क्राइटेरिया होता है जिससे आप लेते हैं। अब ये आप एग्जांपल्स देख लीजिएगा कि हमारे पास ऑल इंस्टीट्यूशनलाइज एल्डरली
विद अल्जाइमर्स डिजीज़, ऐसे लोग जो कि अल्जाइमर्स डिजीज़ के साथ है, जो कि इंस्टीट्यूशनलाइज है, ओल्ड केयर सेंटर्स में है, एडमिट है, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के अंदर है। ऑल पीपल विद एड्स, वो सारे लोग जो कि एड्स के साथ हैं। ऑल लो बर्थ वेट इन्फेंट्स, ठीक है, जितनी भी हमारे पास LBW इन्फेंट्स है वो अगर हम देखना चाहते हैं। ऑल स्कूल एज चिल्ड्रन विद अस्थमा, ऑल प्रेग्नेंट टीन्स, एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर नेशनल वाइड वो डिपेंड करता है कि आपके स्कोप ऑफ स्टडी क्या है, तो उनके अंदर सब जो है हमारे पास स्कूल एज चिल्ड्रन और सारे। अच्छा जी, अब हमारे पास स्टडी और एक्सेसिबल पॉपुलेशन क्या है। The portion of the population to which the researcher has reasonable access may be a subset of the target population, जो अब हो सकता है कि आपके टारगेट पॉपुलेशन का एक सबसेट हो। जिस तरह हम कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हम एड्स के लोगों को के ऊपर कोई स्टडी करना चाहते हैं, उनका कोई कंपोनेंट देखना चाहते हैं, सेल्फ इस्टीम देखना चाहते हैं, उनके अंदर किसी एंग्जाइटी या डिप्रेशन के लेवल को देखना चाहते हैं, तो वो हमारे लिए वो टारगेट पॉपुलेशन है। वो हमारा स्टडी पॉपुलेशन एक्सेसिबल पॉपुलेशन नहीं हो सकता, क्योंकि इतना हमारा स्कोप नहीं है एज अ रिसर्चर। तो हम क्या करते हैं कि अगर हम सपोज़ लेते हैं उन लोगों को KPK से, ठीक है, या फिर हम पेशावर से लेते हैं कि पेशावर के अंदर फिर हम एक ख़ास कैरेक्टरिस्टिक के बेस के ऊपर उसमें से सैम्पलिंग करेंगे। द पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन टू विच द रिसर्चर हैज़ रीजनेबल एक्सेस मे बी अ सबसेट ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन, मे बी लिमिटेड टू रीजन, स्टेट, सिटी, काउंटी और इंस्टीट्यूशन। ये रीजनल भी हो सकती है, नेशनल भी हो सकती है, डिपेंड करता है स्कोप के। कोई जिस तरीके से बड़े ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वाइड एरियाज़ के अंदर वो काम करते हैं, तो वो स्टेट लेवल के ऊपर, रीजन लेवल के ऊपर वो स्टडी कर सकते हैं। लेकिन इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर या किसी एक ख़ास लेवल के ऊपर आप करते हैं, तो फिर आपने छोटे से एरिया को लेना है। जिस तरीके से आप काउंटी लेते हैं, कोई गाँव कस्बा लेते हैं, कोई इंस्टीट्यूशन आप लेते हैं, ठीक है, तो वो आपका स्टडी या एक्सेसिबल पॉपुलेशन हो जाता है। अब एग्जांपल्स आप देख ले। ऑल इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एल्डरली विद अल्जाइमर्स इन रिहेबिलिटेशन नर्सिंग होम्स, ठीक है जी, कि रिहेबिलिटेशन नर्सिंग होम है, सपोज़ हम KPK में पेशावर में देखना चाहते हैं, तो वो हमारे पास सारे लोग जो कि अल्जाइमर्स डिजीज़ के साथ है और रिहेबिलिटेशन नर्सिंग होम्स में। ऑल पीपल विद एड्स इन KPK, सपोज़ वो लोग जो कि सारे लोग जो कि KPK के अंदर है और वो एड्स के साथ है। ऑल लो बर्थ वेट इन्फेंट्स एडमिटेड टू द न्यूनेटल ICUs एट टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स पेशावर, ठीक है। अब पहले हमने बात की टारगेट पॉपुलेशन की, तो टारगेट पॉपुलेशन हम अगर स्टडी करना चाहते हैं, जनरलाइज करना चाहते हैं, कि इसको हम जनरलाइज करना चाहते हैं कि जी लो बर्थ वेट इन्फेंट्स का कोई ख़ास कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, कुछ सर्टन वेरिएबल हमने स्टडी करने हैं, तो उसको हम जनरलाइज करेंगे ऑल लो बर्थ वेट इन्फेंट्स के ऊपर। लेकिन हमारे एक्सेस के अंदर सपोज़ अगर इंडिविजुअल बेस के ऊपर हम स्टडी करना चाहते, तो हमारे लिए फिजिबल क्या है, हम वो पॉपुलेशन लेंगे जो कि पेशावर के अंदर है। पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर जहाँ पे भी ICUs है, टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स है पेशावर में, वहाँ पे हम लो बर्थ वेट इन्फेंट्स के ऊपर कोई स्टडी करें। ऑल प्रेग्नेंट टीन्स इन पेशावर, ठीक है, ये हमारे पास एक और एग्जांपल है। सैम्पल हमारे पास क्या है कि द सेलेक्टेड एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स चूजन फॉर पार्टिसिपेशन इन अ स्टडी, पीपल आर रेफर टू एज सब्जेक्ट्स और पार्टिसिपेंट्स। वो एलिमेंट्स, वो सेट्स, वो चीज़ें जो कि हम अपने पॉपुलेशन में से लेते हैं, सब सेट लेते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल्स का, ऑब्जेक्ट्स का, जो कि एक्चुअली स्टडी के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, तो उसको हम कहते हैं सैम्पल। सैम्पल एंड सैम्पलिंग टेक्निक हमारा एक यूनिट होगा, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सैम्पलिंग टेक्निक में। ये हमारे पास सैम्पल क्या है कि सबसेट ऑफ पॉपुलेशन है, और उसको हम किसी ख़ास क्राइटेरिया के तहत लेते हैं, उसको हम कैलकुलेट करते हैं सैम्पल को। फिर हमारे स्टडी डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका स्टडी डिज़ाइन क्या है, उस हवाले से आपके टाइटल के ऊपर, रिसर्च प्रॉब्लम के ऊपर, उस तरीके से आप देखते हैं, और फिर आप उस हवाले से अपने सैम्पल को कैलकुलेट करते हैं, सैम्पल लेते हैं। अ सबसेट ऑफ सब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स टेकन फ्रॉम पॉपुलेशन टू एक्चुअली पार्टिसिपेट इन रिसर्च स्टडी, मतलब वो सबसेट या सब्जेक्ट्स का या ऑब्जेक्ट्स का वो सबसेट जिसको हम एक्चुअली चाहते हैं कि वो हमारे स्टडी के अंदर पार्टिसिपेट करें, और हम अपने स्टडी के लिए उसको रिक्रूट करते हैं पार्टिसिपेशन के लिए, तो उसको हम कहते हैं सैम्पल।
नेक्स्ट हमारा है कि ये कॉन्सेप्ट हो गया कि मेजरमेंट एंड मेजरमेंट टूल, डेटा कलेक्शन एंड डेटा कलेक्शन टूल। अब मेजरमेंट हमारे पास क्या है कि हम किसी एक चीज़ को मेजर करते हैं, तो इसको हम कहते हैं इज़ डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ एसोसिएटिंग नंबर्स और सिंबल टू ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन इन अ रिसर्च स्टडी। कि रिसर्च स्टडी के अंदर हमने कुछ ऑब्जर्वेशन की, कुछ वेरिएबल्स को हम देखना चाहते हैं और उसको हम किस तरीके से मेजर करेंगे। ठीक है, सपोज़ आपको किसी का हाइट मापना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। ठीक है, आप किसी का वेट मापना चाहते हैं तो आप किस तरीके से करेंगे। तो वो बेसिकली हम क्या है कि हम केजीज़ में, मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में हम उसको कन्वर्ट करते हैं और हमारे पास एक प्रिसाइज सिंबल्स आ जाते हैं। तो क्या है कि प्रोसेस ऑफ एसोसिएटेड नंबर और सिंबल्स टू ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन इन अ रिसर्च स्टडी, के रिसर्च स्टडी के अंदर हम जो अपने जितनी भी कॉन्सेप्ट्स को, कंस्ट्रक्ट्स को अगर हम मेजर करना चाहते हैं तो उसको हम एक क्वांटिफाइबल वेरिएबल्स के अंदर चेंज करते हैं और उसके कुछ नंबर या सिंबल्स हम ऑब्टेन करते हैं ताकि हमारे पास प्रिसाइज डेटा आ जाए। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेजरमेंट, या मेजरमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर्स टू वेरिएबल्स, कि आप वेरिएबल्स को नंबर देते हैं। इट इंक्लूड काउंटिंग, जिस तरीके से हम कहते हैं नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। ठीक है जी, नंबर ऑफ पीपल विद स्पेसिफिक एथनिसिटी। ठीक है, रैंकिंग आप करते हैं, आप ये आगे रेटिंग स्केल के अंदर है, हम रैंक करते हैं। ठीक है जी, एक हमारे पास एक मिडिल लेवल के ऊपर है, एवरेज लेवल के ऊपर है, लोअर लेवल के ऊपर है, अपर लेवल के ऊपर है। ठीक है, एंड कंपेयरिंग ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स, इसके अंदर हम कंपैरिजन कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट्स की या इवेंट्स की। या फिर मेजरमेंट हमारे पास है कि टर्निंग एब्स्ट्रैक्शन टू वेरिएबल्स, हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को हम ऐसे मेजर नहीं कर सकते। सपोज़ हम कहते हैं कि जी हम एक बंदे का डिप्रेशन देखना चाहते हैं, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है, कैसे करेंगे। रिसर्च में हम बड़े प्रिसाइज होते हैं, ऐसे हम नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें एक क्वेश्चनर डेवलप करना होगा और उस क्वेश्चनर के अंदर हमारे पास कुछ ऑर्डर, रैंक या लेकर्ट स्केल के कुछ क्वेश्चंस होंगे और उसको वो रैंक करेंगे 1 2 3 4 5 के ऊपर, और बाद में हमारे पास सम अप आ जाएगा तो हम कहेंगे इतना स्कोर आ गया तो ये माइल्ड है, इतना स्कोर आ गया तो ये मॉडरेट है, इतना स्कोर आ गया तो ये हमारे पास सीवियर या मेजर डिप्रेशन है, और इस तरीके से सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो उन एब्स्ट्रैक्शन को आप वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट करते हैं और फिर उनको कुछ नंबर असाइन करते हैं ताकि हमारे पास आसानी हो एनालिसिस के अंदर। अच्छा, अब लेवल ऑफ मेजरमेंट, अगेन ये आपके लिए कोई न्यू आइडिया नहीं है। जिस तरीके से हम कहते हैं नॉमिनल वेरिएबल, नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या जस्ट नेम करते हैं और उसको अगर नेम को हम नंबर देते हैं तो वो नंबर इतने मीनिंगफुल हमारे पास नहीं होते। मीन के आप क्लासिफाई करते हैं बाय नेम। ठीक है, नंबर आर ऑब्टेन फॉर दिस टाइप ऑफ डेटा थ्रू काउंटिंग द फ्रिक्वेंसी और परसेंटेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स इन ईच ऑफ द कैटेगरीज। जिस तरीके से हम कहते हैं जेंडर, ठीक है जी, मेल है, फीमेल है, रिलीजियस एफिलिएशन, किस रिलीजन के साथ है, ठीक है जी, इस्लाम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, कोई और रिलीजन के साथ रिलेशनशिप है, उसको हम नंबर करते हैं। ठीक है जी, तो जस्ट हम उसको नंबर करते हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए। या मैरिटल स्टेटस है, पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएशन है। अच्छा, नॉमिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट इज़ कंसिडर्ड द लोवेस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट लेवल। अब ये हमारे पास लोवेस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट लेवल इसलिए है कि इसके अंदर हम कॉम्प्लेक्स जो है डेटा एनालिसिस हम नहीं कर सकते। इसके अंदर जस्ट ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करते हैं कि फ्रिक्वेंसी या परसेंटेजेस हम इसके निकाल सकते हैं, उसके हम ऊपर हम जो कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन है, स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशन है, वो नहीं कर सकते। सेकंड हमारे पास है ऑर्डिनल डेटा। ऑर्डिनल डेटा के अंदर क्या है कि नंबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम दिस मेजरमेंट प्रोसेस इंडिकेट द ऑर्डर रादर देन द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल। ये हमें ऑर्डर बताती है, एग्जैक्ट क्वांटिटी हमें वेरिएबल के आप ऑर्डर के अंदर पुट करते हैं चीज़ों को। फॉर एग्जाम्पल, एंग्जाइटी लेवल्स ऑफ पीपल इन अ थेरेपी ग्रुप माइट बी कैटेगराइज एज माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। ठीक है, सपोज़ हम एंग्जाइटी को देखना चाहते हैं माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर के अंदर। ये हमें बताती हैं कि माइल्ड एंग्जाइटी मॉडरेट एंग्जाइटी से कम है, मॉडरेट एंग्जाइटी फिर हमारे सीवियर एंग्जाइटी से कम है, लेकिन उनके बीच में कितना बड़ा गैप है ये हमें नहीं पता। ठीक है,
तो हमें ऑर्डर पुट करती हैं। एक हम कहते हैं एक बंदा हमारे पास छोटे कद का है, एक मॉडरेट कद का है, एक टॉलर है, हमें उस ऑर्डर के अंदर बता दिया, लेकिन जो सबसे छोटा वाला है उसका डिफरेंस बीच के वाले डिफरेंस से कितना मुख्तलिफ है, बीच वाले का डिफरेंस सबसे टॉलेस्ट से कितना डिफरेंट है, ये इतना हमें एक्यूरेट एग्जैक्ट नंबर के अंदर नहीं बताता, लेकिन एक ऑर्डर उसके अंदर होता है कि समथिंग जो है हमारे पास ये माइल्डर, मॉडरेट, सीवियर है या टॉलर है, शॉर्टर है, इस तरीके से। इंटरवल डेटा फिर हमारे पास थोड़ा सा हाई लेवल के ऊपर है। इससे डू नॉट ओनली कैन बी प्लेस्ड इन कैटेगरीज एंड रैंक बट आल्सो द डिस्टेंस बिटवीन द रैंक्स कैन बी स्पेसिफाइड। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इसके अंदर हम रैंक्स भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इंटरवल स्केल के अंदर हम क्या करते हैं कि जब हम रैंक करते हैं तो हमें पता होता है कि मतलब ये इतने डिस्टेंस के ऊपर है इससे, ठीक है जी। द कैटेगरीज इन द इंटरवल डेटा आर द एक्चुअल नंबर्स ऑन द स्केल सच एज थर्मामीटर। थर्मामीटर के ऊपर हम मेजर करते हैं ना, हमारे पास 98.6 ये 89.6 नहीं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो उसको हमने एक्चुअल स्केल के ऊपर उसको मेजर किया, इतना है, हो सकता है 100 हो सकता है 101 हो, ठीक है। तो वो हमारे पास एक स्पेसिफिक, और हमें पता होता है कि जी 101 102, ठीक है, उनके बीच में कितना गैप है, और उसके ऊपर हम एडवांस्ड स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशन कर सकते हैं। अब फिर हमारे पास जो सबसे ज़्यादा एडवांस स्केल है उसको हम कहते हैं रेशो स्केल। अब रेशो स्केल के अंदर क्या होता है कि जी डेटा कलेक्टेड एट द रेशो लेवल ऑफ मेजरमेंट आर कंसिडर्ड द हाईएस्ट लेवल ऑफ डेटा, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास इसके अंदर सारे जो हमारे पास जो डिस्क्रीट वेरिएबल्स है, जितनी भी आते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल्स है, वो सारे हम जो है कंप्यूट करते हैं इसके अंदर। रेशियो लेवल ऑफ मेजरमेंट इंक्लूड डेटा दैट कैन बी कैटेगराइज्ड एंड रैंक्ड। ये आप दोनों कर सकते हैं, इसके कैटेगरीज भी बना सकते हैं, उसको आप रैंक भी कर सकते हैं। इन एडिशन द डिस्टेंस बिटवीन रैंक्स कैन बी स्पेसिफाइड इन ट्रू और नेचुरल ज़ीरो पॉइंट कैन बी आइडेंटिफाइड। इसके अंदर एक ट्रू ज़ीरो होता है जो कि एक्चुअली हमारे पास जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो। तो रेशो स्केल के अंदर एक एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है, और एब्सोल्यूट ज़ीरो का मकसद क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। जिस तरीके से इंटरवल डेटा के अंदर हमने एग्जांपल दिया टेम्परेचर का, तो उसके अंदर ज़ीरो का मकसद एब्सेंस ऑफ द फिनोमेना नहीं है, ठीक है, वो ज़ीरो भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, -1 -2 -3 -4 भी हो सकता है। तो इसका मकसद क्या है, टेम्परेचर एब्सेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जिन कंस्ट्रक्ट को या जिन वेरिएबल्स को या जिन कंसेप्ट को हम देखना चाहते हैं, तो उसके अंदर एक एब्सोल्यूट ज़ीरो पॉइंट हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और जिसकी वजह से हम उसके ऊपर कॉम्प्लेक्स जितनी भी हमारे पास स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशन है, अगर हमारे पास रेशो डेटा है तो जितनी भी हम स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशन है वो सारे हम रेशो डेटा के ऊपर कर सकते हैं। फिर हमारे पास कंपैरेटिव एंड नॉन कंपैरेटिव स्केल्स है, ठीक है। कंपैरेटिव सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि कंपैरेटिव स्केल्स हमारे पास क्या है कि इन्वॉल्व द रिस्पोंडेंट्स डायरेक्टली कंपेयरिंग स्टिमुलस ऑब्जेक्ट्स। आप उनको कोई स्टिमुलस ऑब्जेक्ट्स देते हैं, आप उनके उससे कोई क्वेश्चन पूछते हैं, आप उनको कोई फूड फॉर थॉट देते हैं, तो वो उनको क्या करते हैं कि वो आप उसको वो कंपेयर कर सकता है, ठीक है जी। हाउ डज़ पेप्सी कंपेयर विद कोक ऑन स्वीटनेस। आप किसी से पूछते हैं कि जी स्वीटनेस लेवल के ऊपर कोक और पेप्सी कौन सा बेहतर है, तो आपने उनको कंपैरिजन के लिए दिया, ठीक है जी, एंड सो ऑन। नॉन कंपैरेटिव स्केल्स के अंदर रिस्पोंडेंट स्केल्स ईच स्टिमुलस ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, हाउ वुड यू रेट द स्वीटनेस ऑफ पेप्सी ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10। अब इसमें कंपैरिजन नहीं है, अब इसके अंदर आपने एक चीज़ का पूछ लिया, सपोज आपने पेप्सी का पूछ लिया कि एक स्केल के ऊपर हमारे 1 to 10 के रैंक के ऊपर कितना है, मतलब इसकी स्वीटनेस कितनी है, 5 है, 10 है, 9 है, 8 है, 1 है। तो उसके अंदर आप किसी दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर नहीं करते, तो उसको हम कहते हैं नॉन कंपैरेटिव स्केल। अच्छा, पेयर्ड कंपैरिजन स्केलिंग के अंदर क्या होता है, रिस्पोंडेंट इज प्रेजेंटेड विद 2 ऑब्जेक्ट्स एंड आस्क्ड टू सेलेक्ट वन अकॉर्डिंग टू सम क्राइटेरिया। आपने एक प्रीसेट क्राइटेरिया रखा होता है, या उनके माइंड सेट में जो क्राइटेरिया होता है वो आप प्रेजेंट करते हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स आप प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और एक रिस्पोंडेंट को, एक रिसर्च सब्जेक्ट को जिसके ऊपर आप रिसर्च करते हैं, ठीक है, और एक ख़ास क्राइटेरिया के मुताबिक आप उनसे कहते हैं कि उनमें से जो है आप पिक करें। द डेटा ऑब्टेन आर ऑर्डिनल इन नेचर।
इसके अंदर जो डाटा है वो ऑर्डिनल इन नेचर होता है कि पहले किस चीज़ को पिक करता है, फिर उसके बाद किस चीज़ को पिक करता है, फिर उसके बाद किस तरीक़े से पिक करता है। सही है। और चीज़ों को फिर पेयर कंपैरिजन के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पेयर्ड कंपैरिजन स्केलिंग इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड कंपैरेटिव स्केलिंग टेक्निक्स। ठीक है जी। जो कंपैरेटिव पेयर्ड कंपैरिजन स्केल है तो वो ज़्यादातर हमारे पास पेयर्ड कंपैरिजन के अंदर यूज़ होता है। इसके अंदर क्या करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया बनाते हैं। एक सेट क्राइटेरिया के ज़रिए हम ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करवाते हैं। ठीक है। और फिर उसके सिलेक्शन के बाद उस क्राइटेरिया के अंडर जो सिलेक्शन वो करते हैं, तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके अंदर कंपैरिजन करते हैं। ठीक है। इट इज़ गिवन द फार्मूला n2 इज़ इक्वल टू n into n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, जहाँ पे n हमारे पास क्या है कि नंबर ऑफ जजमेंट, आपने कितने जजमेंट्स दिए हैं। ठीक है। कितने, सपोज़ आप कोई कॉन्सेप्ट्स देखना चाहते हैं, कोई चीज़ की मतलब आप क्वालिटी देखना चाहते हैं। सही है। n हमारे पास, स्मॉल n हमारे पास है नंबर ऑफ स्टिमुलाई और ऑब्जेक्ट्स टू बी जज। n हमारे पास कितने नंबर है, n हमारे पास सपोज़ एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, एंग्जाइटी लेवल को हम देखना चाहते हैं। सही है। और उसके अंदर आपने कुछ कंस्ट्रक्ट डाल दिए बहुत सारे कि इसमें से आप चूज़ करो इस क्राइटेरिया के तहत। ठीक है। तो उसमें से n हमारे पास स्टिमुलाई और ऑब्जेक्ट्स टू बी जज, उसके कंपोनेंट के अंदर एक एक जो क्वेश्चन आपने पुट किया है, एक एक जो कंपोनेंट आपने पुट किया हुआ है, तो वो हमारे पास स्मॉल n है। ठीक है। कितने क्वेश्चंस उस कॉन्स्ट्रक्ट के अंदर आप देखना चाहते हैं, वो बड़ा हमारे पास कैपिटल N है। कितने आप उसके अंदर देखना चाहते हैं एक एक करके छोटे वाले कंपोनेंट्स, वो हमारे पास स्मॉल n है। Under the assumption of transitivity, it is possible to convert paired comparison data to rank order। और ये इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग बात है कि इसको हम क्या कर सकते हैं, रैंक ऑर्डर में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि पहले उनको कंपैरिजन करवाया एक सेट क्राइटेरिया के तहत, फिर आपने कंपैरिजन करवाया, फिर आपने कंपैरिजन करवाया। तो अंडर द रूल ऑफ ट्रांजिटिविटी, ठीक है, जिस तरीके से स्टैटिस्टिक्स के अंदर रूल ऑफ ट्रांजिटिविटी होता है कि जी इफ़ ए लाइज बिटवीन समथिंग लाइज बिटवीन ए एंड बी एंड दैट थिंग लाइज बिटवीन बी एंड सी, तो डेफिनेटली हमारे पास क्या है कि दैट थिंग लाइज बिटवीन ए एंड सी। ठीक है जी। तो ए एंड बी के अंदर भी है, ए एंड सी के अंदर भी है। ठीक है। तो वो ए एंड सी के अंदर वो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके अंदर हमें एक क्या मिल गया, एक रेंज हमें मिल गया। तो उस रेंज से हम क्या कर सकते हैं कि उन स्टिमुलाई ऑब्जेक्ट्स को, उन क्वेश्चंस को, ठीक है, उन कॉन्सेप्ट्स को या उन वेरिएबल्स को हम क्या कर सकते हैं, रैंक कर सकते हैं कि ये हमने पेयर्ड किए, ये इस रैंक के अंदर पुट हो रहे, ये पेयर करे, ये इससे आगे वाले रैंक के अंदर पुट हो रहे हैं, और इस तरीके से सो ऑन। Rank order scale. Respondents are presented with several objects simultaneously and asked to order or rank them according to their choices। ठीक है जी। अपने choices के मुताबिक एक preset criteria के तहत वो करें। It is possible that the respondent may dislike the brand rank 1 in an absolute sense। ठीक है जी। हो सकता है कि रिस्पोंडेंट डिसलाइक करें, ये तो रिस्पोंडेंट की डिस्क्रिशन के ऊपर है कि वो उस एक ऑब्जेक्ट को किस तरीके से वो रिस्पॉन्ड करता है। हो सकता है डिसलाइक करें, हो सकता है वो लाइक करें। फर्दर मोर रैंक ऑर्डर स्केलिंग आल्सो रिजल्ट इन ऑर्डिनल डेटा। और अगर हमने रैंक ऑर्डर स्केलिंग हमने की तो फिर हम उससे क्या बना सकते हैं, हम उससे ऑर्डिनल डेटा बना सकते हैं। ठीक है जी। अब ऑर्डिनल डेटा कैसे बनेगा, एक कॉन्सेप्ट आपने लिया, सपोज़ एक एंग्जाइटी का, मैंने कहा कि पहले आपने रफ़ कोई क्वेश्चन क्राइटेरिया के तहत आपने बहुत सारे लिए, उसमें से उन्होंने एक एक कंपोनेंट के, एंग्जाइटी के एक एक कंपोनेंट के जो सब क्वेश्चन थे उसमें से सिलेक्शन की। जब उन्होंने अपने एक सेट क्राइटेरिया के तहत सिलेक्शन की तो हमने उनमें से एक एक को क्या डाला, उसको अंदर रैंक किया। जब हमने उसको रैंक किया तो उस रैंक के अंदर सपोज़ हमारे पास ए बी सी आ गए, एक कंपोनेंट में ए बी सी, दूसरे कंपोनेंट में ए बी सी, तीसरे कंपोनेंट में, और इस तरीके से सो ऑन सो फोर्थ। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनल डेटा के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। हम कहेंगे कि जो हमारे पास ए के अंदर आ रहे तो माइल्ड है, बी के अंदर आ रहे तो मॉडरेट है, सी के अंदर आ रहे तो सिवियर है। तो हमने उन सब कंपोनेंट में से हमारे पास जो आ रहे हैं एक रैंक के अंदर, तो उसको हम ऑर्डिनल डेटा के अंदर पुट कर सकते हैं।
चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ माइल्ड मॉडरेट सिवियर या किसी और क्राइटेरिया उसके ऊपर। इट इज़ ईजियर एंड फास्टर दैन द मेथड ऑफ पेयर कंपैरिजन। ठीक है जी, पेयर कंपैरिजन से ये थोड़ा सा रैंक ऑर्डर हमारे पास आसान होता है। अच्छा जी, कंटिन्यूस रेटिंग और ग्राफिक रेटिंग। ठीक है, अब इसके कंटिन्यूस रेटिंग या ग्राफिक रेटिंग के अंदर क्या होता है कि जो रिस्पोंडेंट्स रेट द ऑब्जेक्ट्स बाय प्लेसिंग अ मार्क एट द अप्रोप्रिएट पोजीशन इन अ लाइन दैट रन्स फ्रॉम वन एक्सट्रीम ऑफ द क्राइटेरिया वेरिएबल टू द अदर। आपने एक जो आप देखना चाहते हैं, कोई एट्रीब्यूट देखना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि एक मार्क पुट करता है। सही है, आपने इसके अंदर लिखा हुआ है कि जी आप जो है ये चीज़ सेल्डमली यूज़ करते हैं, आप जो है उसको नॉर्मली यूज़ करते हैं, अप्रोप्रिएटली यूज़ करते हैं, फ्रेक्वेंटली यूज़ करते हैं, मोस्ट फ्रेक्वेंटली यूज़ करते हैं, ऑलवेज़ यूज़ करते हैं। तो या एक चीज़ आप किस तरीके से उसको रेट करते हैं। ठीक है, तो आपने उसको एक ग्राफिक रेटिंग दी और वो उसके ऊपर एक जगह के ऊपर एक निशान लगा लेते हैं कि जी ये मेरा ये है कि इस जगह के ऊपर मैं प्लेस कर रहा हूँ। वन एक्सट्रीम टू अनदर एक्सट्रीम एक क्राइटेरिया वेरिएबल है जो कि हम देखना चाहते हैं। सपोज़ हम कहते हैं कि जी यूजेज हम देखना चाहते हैं, इंटरनेट की यूजेज हम देखना चाहते हैं, और उसके लिए हमने एक ग्राफ बना लिया। ठीक है, और उस ग्राफ के ऊपर हमने लिख दिया कि जी नेवर आप सेल्डम यूज़ करते हैं, आप जो है ओकेजनली यूज़ करते हैं, आप फ्रैक्वेंटली यूज़ करते हैं, आप मोस्ट फ्रैक्वेंटली यूज़ करते हैं, आप ऑलवेज़ यूज़ करते हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम उसको एक ग्राफ के ज़रिए हम उसको प्रेजेंट करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है लेकर्ट स्केल। अब ये लेकर्ट स्केल ज़्यादातर यूज़ होता है। ठीक है जी, रेंसिस लेकर्ट ने डेवलप किया था। द लेकर्ट स्केल रिक्वायर्स द रिस्पोंडेंट्स टू इंडिकेट अ डिग्री ऑफ एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट विद ईच ऑफ अ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट अबाउट द स्टिमुलाई ऑब्जेक्ट। किसी स्टिमुलाई ऑब्जेक्ट के हवाले से जो हमारा रिसर्च पार्टिसिपेंट है, जिससे हम पूछते हैं या रिस्पोंडेंट है, तो वो हमें एक एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट के बारे में अपना बताता है। ठीक है, कि किस चीज़ से कितना एग्री करता है। ठीक है, 5 पॉइंट स्केल होता है या 7 पॉइंट, जिस तरीके से आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, आप डिसएग्री करते हैं, फिर आप स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं, आप न्यूट्रल पोजीशन रखते हैं, आप फिर एग्री करते हैं या स्ट्रांगली एग्री करते हैं। सही है, तो ये हमारे पास कितना 5 स्केल हमारे पास बन गए, मतलब हमारे पास 5 पॉइंट्स बन गए। ठीक है, तो इस तरीके से एक आप कहते हैं कि जी मैं एग्ज़ाम के अंदर या सपोज़ हम कहते हैं कि जी ऑनलाइन क्लासेस जो है बहुत ज़्यादा बेहतर हैं फ़िज़िकल क्लासेस से, तो आप एग्री करते हैं, स्ट्रांगली एग्री करते हैं। फिर इस तरीके से फ़िज़िकल क्लासेस जो हैं अब वो बेहतर हैं, और उसको सपोज़ वो ऑब्जेक्ट स्टिमुलस आपने दिया और उसके हवाले से वो कहता है, वो एग्री करता है, कितना एग्री करता है, कितना डिसएग्री करता है। सही है, तो इसका तरह का स्केल जो हम यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं लेकर्ट स्केल। द एनालिसिस कैन बी कंडक्टेड ऑन एन आइटम बाय आइटम बेसिस, जिसको हम कहते हैं प्रोफाइल एनालिसिस, और अ टोटल या समेटेड स्कोर कैन बी कैलकुलेटेड। इसका हम समेटेड स्कोर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो हम ये एक आइटम का बना सकते हैं जिसको हम कहते हैं कि जी प्रोफाइल एनालिसिस, या हम इस तरह करते हैं कि टोटल स्कोर है, सपोज़ हम डिप्रेशन का स्केल है, उसके अंदर हम डिप्रेशन ही देखते हैं, तो उसके अंदर हमें एक आइटम बाय आइटम बेसिस के ऊपर ज़रूरत नहीं, हम समड अप स्कोर निकालते हैं कि हमारा ये स्कोर आया 25 हमारा स्कोर आया, हमारे पास डिप्रेशन नहीं है। ठीक है जी, हमारे पास 50 स्कोर आया, डिप्रेशन लेवल है, मॉडरेट है। ठीक है, तो कुछ कंस्ट्रक्ट्स अगर आप डिफरेंट देखना चाहते हैं तो फिर उसके अंदर आपको आइटम बाय आइटम बेस के ऊपर आपको प्रोफाइलिंग करनी पड़ती है। व्हेन अराइविंग एट अ टोटल स्कोर, द कैटेगरीज असाइंड टू द नेगेटिव स्टेटमेंट बाय द रिस्पोंडेंट शुड बी स्कोर्ड बाय रिवर्सिंग द स्केल। अच्छा जी, अब उसके अंदर एक ख्याल आपने लेकर्ट स्केल के अंदर ये रखना होता है कि हमारे पास जो अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है, और आपने सपोज़ रैंक आर्डर इस तरह दिया हुआ है कि जी डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री और स्ट्रांगली एग्री, अगर ये आपने लिखा हुआ है, चाहिए, और आप सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट देते हैं। सही है, तो अगर आपके कोई नेगेटिव स्टेटमेंट है कि आप कहते हैं कि जी आप इस बात से मुत्तफ़िक़ नहीं हैं कि ऑनलाइन क्लासेस फ़िज़िकल क्लासेस से अच्छी हैं, तो ये स्टेटमेंट नेगेटिव हो गया ना। अब उसके अंदर हमारे पास स्ट्रांगली एग्री नहीं करेगा, क्योंकि हम तो ये पूछ रहे हैं ना कि आप इस चीज़ से एग्री नहीं कर रहे हैं।
तो जाहिर सी बात है जिसका परसेप्शन ये होगा कि ये अच्छे नहीं है तो फिर वो क्या करेगा, वो हमारे पास क्या करेगा कि नेगेटिव, तो वो जब हमारे पास जब उसको करेगा तो जो स्ट्रांगली डिसएग्री करेगा, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, फिर हम जब एनालिसिस करते हैं तो फिर हम उसको क्या करते हैं, रिवर्स कोड करते हैं। ठीक है जी। अब उसके अंदर जो हमारा 5 था वो 1 के ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 4 2 के ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से हम रिवर्स करते हैं इसको। रिस्पॉन्स अल्टरनेटिव्स, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, अनसर्टन, डिसएग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री, जैसे आपको मैंने बता दिया ये हमारे पास रिस्पॉन्स। जनरली यूज़ रादर अ 5 और 7 पॉइंट स्केल। आप 5 पॉइंट्स इस तरीके से ये हैं, आप 7 भी डाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, हमारे पास डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन क्या है, एज defined as the procedure of collecting, measuring and analyzing accurate insight for research using standard validated techniques। standard validated techniques को यूज़ करके, ठीक है जी, अगर हम डाटा कलेक्ट करते हैं, मेजर करते हैं और एनालिसिस करते हैं उसकी, तो उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड वैलिडेटेड टेक्निक से अगर हम डाटा लेते हैं तो उसको हम, उस प्रोसीजर को हम कहते हैं डाटा कलेक्शन। The approach of data collection is different for different field of study depending on the required information। और डेटा कलेक्शन हमारे पास डिपेंड करता है फील्ड ऑफ स्टडी के ऊपर। ठीक है, जो हमारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जिस चीज़ के लिए ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो उसके लिए हम ये हैं कि हमारे पास वेरिएबल्स पता होती हैं, फिर हम क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं। जिस चीज़ के बारे में कोई पता नहीं है उसके बारे में हम इंटरव्यूज़ करते हैं, इन डेप्थ इंटरव्यूज़ करते हैं, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़, क्वालिटेटिव डेटा हम लेते हैं और हम इंफॉर्मेशन अपने उसके बेस के ऊपर बनाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर का हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो फील्ड के ऊपर भी डिपेंड करता है। सपोज़ आप किसी की लिव्ड एक्सपीरियंसेस देखना चाहते हैं तो उसको आप न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर नहीं बता सकते, लेकिन आप किसी का डिप्रेशन लेवल देखना चाहते हैं तो उसको आप रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है आपकी फील्ड के ऊपर और आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आप किस तरीके से डाटा कलेक्ट करेंगे। या तो आप क्वेश्चनर यूज़ करेंगे, क्वेश्चनर कौन सा यूज़ करेंगे, मल्टीपल चॉइस करेंगे, आप जो है ओपन एंडेड क्वेश्चनर यूज़ करेंगे। आगे हम क्वेश्चनर के ऊपर बात करेंगे, या आप इंटरव्यू मेथड अप्लाई करेंगे, या आप ऑब्जर्वेशन मेथड अप्लाई करेंगे। आप कोई मतलब फिज़िकल डाटा चाहिए, बायोफिज़िकल डाटा आपको चाहिए। ठीक है, तो उस बेस के ऊपर आपका डेटा कलेक्शन जो अप्रोच है वो आपका डिफरेंट होता है, डिपेंड करता है आप क्या चीज़ देखना चाहते हैं अपने रिसर्च के अंदर, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। द मोस्ट क्रिटिकल ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटा कलेक्शन इज इंश्योरिंग दैट इंफॉर्मेशन रिच एंड रिलायबल डेटा इज कलेक्टेड फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सो दैट डेटा ड्रिवन डिसीजंस कैन बी मेड फॉर रिसर्च। रिसर्च हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, एक सिस्टमैटिक कलेक्शन है डाटा का। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, साइंटिफिक इंक्वायरी करते हैं, और साइंटिफिक इंक्वायरी हमेशा से एक्यूरेसी और प्रिसिजन के ऊपर बेस होता है। और प्रिसिजन और एक्यूरेसी आपके दो चीज़ों के ऊपर मेनली डिपेंड करेगी, एक आपके डेटा कलेक्शन टूल के ऊपर, दूसरा आपके डेटा कलेक्शन टेक्निक के ऊपर। ठीक है जी, कि आप कौन सा टेक्निक यूज़ करते हैं, आप कौन सा टूल यूज़ करते हैं। अगर हम दोनों सही यूज़ करते हैं तो हमारे पास प्रिसिजन एक्यूरेसी अच्छी होगी, वैलिडिटी रिलायबिलिटी अच्छी होगी। तो हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इसलिए करते हैं ताकि हमने जो सैंपल लिया इसके बेस के ऊपर हम ऐसी नतीजे के ऊपर पहुंच जाए जहां पे हम उसको जनरलाइज़ कर सकें कि ये चीज़ इस तरीके से होता है और इस तरीके से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसके लिए ये मॉडिफिकेशन करनी चाहिए हेल्थ पॉलिसी में, किसी और इंफ्रास्ट्रक्चर में, किसी और चीज़ में तब्दीली आप लाना चाहते हैं। तो डिसीजन मेकिंग के लिए आपको एक्यूरेट डेटा चाहिए होता है, जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अगेन डेटा कलेक्शन इज़ एनी प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड कलेक्टिंग डेटा टू आंसर द रिसर्च प्रॉब्लम। आपके पास रिसर्च प्रॉब्लम कोई है, ठीक है जी, आप कहते हैं रिसर्च के अंदर गैप है, किसी चीज़ के बारे में मालूम नहीं है। ठीक है, हम कुछ ख़ास लोगों के अंदर कोई ख़ास पर्सपेक्टिव हम देखना चाहते हैं, आपको नहीं पता किस तरीके से प्रेजेंट करता है, तो आप वो उस रिसर्च प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए आप एक ख़ास तरीके से डेटा को कलेक्ट करते हैं। is the systematic approach to gathering and measuring information from a variety of sources to get a complete and accurate picture of an area of interest। अपने वही वाली बात रिपीट हो रही है कि अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अंदर आप
एक्यूरेट, एग्जैक्ट, वैलिड, रिलायबल डाटा आप गैदर कर सके सिस्टमैटिक तरीके से। तो सिस्टमैटिक तरीके से जब आप मेजर करते हैं और इंफॉर्मेशन लेते हैं एक वैलिड और रिलायबल तरीके से, उसको हम कहते हैं डाटा कलेक्शन, या द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड मेजरिंग इंफॉर्मेशन ऑन टारगेट वेरिएबल्स इन एन एस्टेब्लिश्ड सिस्टम। एस्टेब्लिश्ड सिस्टम क्या है? जिस तरीके से आपका स्टडी फ्रेमवर्क है, स्टडी डिज़ाइन क्या है, आपका टूल क्या यूज़ कर रहे हैं, डाटा टेक्निक्स आप कलेक्शन टेक्निक्स आप कौन सा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अपने जो आपका जो वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट है उसको आप सही तरीके से आप उसको मेजर कर सकते हैं, which then enables one to answer relevant questions to evaluate outcome। आप जब रिसर्च करते हैं तो रिसर्च प्रॉब्लम के साथ आप रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो उस रिसर्च क्वेश्चन को आंसर करने के लिए जो आप सिस्टमैटिक प्रोसेस यूज़ करते हैं मेजरमेंट एंड कलेक्शन ऑफ डेटा का, तो उसको हम कहते हैं डेटा कलेक्शन। अच्छा, डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट या टूल हमारे पास क्या है? रेफर्स टू द डिवाइस इंस्ट्रूमेंट यूज टू कलेक्ट डेटा सच एज। अब हम वो टूल जो हम यूज़ करते हैं, हम कहते हैं ना कि हम बायोफिज़िकल डेटा लेते हैं ना, आप उसके अंदर कुछ सपोज़ हम कहते हैं कि भाई एक पेशेंट का ब्लड प्रेशर लेना है, आपने मालूम करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? स्पेग्मोमोनोमीटर चाहिए ना आपको, इसके अलावा आप नहीं कर सकते, या कोई इलेक्ट्रॉनिक ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग डिवाइस आपको चाहिए, ठीक है। आप किसी का टेम्परेचर देखना चाहते हैं, हाथ लगा के आपको नहीं पता चल सकता, आपको कोई ख़ास रिलायबल वैलिड टूल चाहिए, थर्मामीटर आप यूज़ करेंगे, ठीक है जी। आप किसी का डिप्रेशन लेवल देखना चाहते हैं, डिफरेंट स्टैंडर्डाइज्ड टूल है, उसको आप अप्लाई करेंगे, आपको फिर पता चलेगा। तो या फिर आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता, उसके बारे में एक्सप्लोरेशन करना चाहते हैं, आप इंटरव्यू करेंगे, ठीक है जी। आपको कंक्रीट डाटा चाहिए किसी चीज़ के हवाले से, किसी एक कंस्ट्रक्ट के हवाले से, किसी कुछ इंडिविजुअल्स के हवाले से, तो उसके आप सर्वे कर सकते हैं। तो डेटा कलेक्शन टूल हमारे पास क्या है? जिस तरीके से पेपर क्वेश्चनर है, सर्वे है, इंटरव्यूज़ है, ऑब्जर्वेशन हम कर सकते हैं, उसके लिए एक फॉर्मेट बना सकते हैं, और कंप्यूटर असिस्टेड इंटरव्यूइंग सिस्टम, ठीक है जी। तो ये हमारे पास CAIs, सर्वे, इंटरव्यूज़, फेस टू फेस, आगे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं इसको। फेस टू फेस इंटरव्यू, क्वेश्चनर आप यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चनर्स हो सकते हैं। तो वो डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट जिससे आप अपने डेटा को कलेक्ट करेंगे तो वो आपका डेटा टूल कहलाता है, ठीक है जी। डेटा कलेक्शन टूल या इंस्ट्रूमेंट्स क्या है कि टूल्स और डिवाइसेस यूज्ड टू कलेक्ट डेटा which facilitates the observation and measurement of the variables that determined by the data collection method selected। जो आप सपोज इस तरह से हमने कहा ना कि लोगों का हम हाइट वेट देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? इंच टेप भी चाहिए, उसके लिए आपको वेट मशीन भी चाहिए, ठीक है, ताकि आपको दोनों डाटा मिल जाए। तो उसके लिए हमें ये टूल चाहिए, क्योंकि हम दो वेरिएबल्स को देखना चाहते हैं, ठीक है। तो उन वेरिएबल्स को देखने के लिए हमें कौन से टूल की, अप्रोप्रिएट टूल की ज़रूरत है? अच्छा जी, ग्रेट केयर शुड बी टेकन टू सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट की जो है आपको बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए कि वो जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हैं तो क्या वो एक्चुअली उस चीज़ को मेजर कर रही है कि नहीं कर रही है। जिस तरीके से हम कहते हैं ना कि बायोफिज़िकल डाटा के अंदर हम कहते हैं कि जी टेस्ट से हम देखते हैं, कोई टेस्ट अप्लाई करते हैं तो उसकी सबसे पहले चेक की जाती है स्पेसिफिसिटी एंड सेंसिटिविटी, कितना स्पेसिफिक है, कितना सेंसिटिव है, कितना ट्रूली हमें बता सकता है कि एक्चुअली ये कंडीशन है, कितना हमें बता सकते हैं एक्चुअली कि कंडीशन नहीं है, ठीक है। या वो जो हम टूल यूज़ करते हैं वो कितना वैलिड है, कितने एक्सटेंट तक किसी चीज़ को मेजर करता है जिसको हम एक्चुअली मेजर करना चाहता है, कोई गलती तो नहीं कर रहा वो इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, उसके अंदर कोई फ्लॉज तो नहीं है, ठीक है जी। वो हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं, हमारे लिए फिजिबल है, उसके रिज़ल्ट से वो वैलिड है, उसके रिज़ल्ट्स को हम रिपीट कर सकते हैं, रिपीटेबिलिटी उसके अंदर है, रिलायबिलिटी उसके अंदर है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। डाटा कलेक्शन टूल डिपेंड करता है आप आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आप कौन से वेरिएबल्स को देखना चाहते हैं, आप वेरिएबल्स के कितने एक्सटेंट तक आप उन वेरिएबल्स को देखना चाहते हैं, आप उसके अंदर किस क्वेश्चन को एड्रेस करना चाहते हैं, ठीक है जी। आपका प्रॉब्लम एरिया क्या है, आपके स्पेसिफिक वेरिएबल्स के मेजरमेंट का तरीक़ा क्या होगा, ठीक है जी, उसके लिए प्रीसेट कोई क्राइटेरिया है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आपने माइंड के अंदर रखनी होगी।
तो तब आपने जो है अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट को सेलेक्ट करना होगा। अच्छा जी, अब डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर है जिस तरीके से हम इंटरव्यूज़ करते हैं। तो इंटरव्यू क्या है? इज़ अ वर्बल कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कलेक्टिंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पज़ ऑफ रिसर्च। रिसर्च पर्पज़ के लिए दो लोगों के बीच में एक पर्पसफुल कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच में, इसको हम क्या कहते हैं? इंटरव्यू। ठीक है, ताकि हमें कोई ख़ास रिसर्च का जो हम कुछ देखना चाहते हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस देखना चाहते हैं, कुछ ख़ास एस्पेक्ट्स के ऊपर एक इंसान की, उसके साथ जब हम बैठते हैं और पर्पसफुल कन्वर्सेशन करते हैं ताकि हमें वो रिसर्च ऑब्जेक्टिव मीट हो, तो उसको हम कहते हैं रिसर्च इंटरव्यू। अब इंटरव्यू के टाइप्स हमारे पास पर्सनल इंटरव्यूज़ है, टेलीफोन इंटरव्यूज़ है, फोकस ग्रुप इंटरव्यूज़ है, इन डेप्थ इंटरव्यूज़ है, प्रोजेक्टिव इंटरव्यूज़ है, फिर उसके अंदर हमारे पास स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है। ये डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन के अंदर आप कौन से इंटरव्यू मेथड को आप यूज़ करेंगे। अगेन डिपेंड करता है आपके रिसर्च प्रॉब्लम के ऊपर, आपके रिसर्च क्वेश्चन के ऊपर, आपके रिसर्च डिज़ाइन के ऊपर। पर्सनल इंटरव्यू इज़ अ फेस टू फेस वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द इंटरव्यूअर एंड द रिस्पोंडेंट। आप फेस टू फेस जाते हैं और उनके साथ मिलते हैं। जनरली द पर्सनल इंटरव्यू इज़ कैरिड आउट इन अ प्लान्ड मैनर एंड इज़ रेफर्ड टू ए स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। जो जनरली हम एक प्लान्ड मैनर के अंदर करते हैं जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। ठीक है, जिसके अंदर आपको प्री डिटर्मिन्ड होता है कि आप ये एस्पेक्ट्स जो हैं ये आपने एक बंदे से मालूम करने हैं, इस हवाले से वो क्या डिस्क्राइब करता है, किस तरीके से एक्सप्लेन करता है, उन एस्पेक्ट्स को हम पर्टिकुलर एस्पेक्ट को हम आस्क करते हैं पेशेंट से या किसी अपने सब्जेक्ट से, तो उसको हम कहते हैं पर्सनल इंटरव्यू। दिस कैन बी डन इन मैनी फॉर्म्स, जिस तरीके से डोर टू डोर है, ठीक है जी, या जिस तरीके से फॉर्मल एग्जेक्टिव मीटिंग की है, हॉस्पिटल के अंदर जा कर के आप इंटरव्यूज़ कर सकते हैं। आप सेटिंग उसके लिए आप कोई भी रख सकते हैं। अच्छा जी, मेथड्स ऑफ कंडक्टिंग पर्सनल इंटरव्यूज़। पर्सनल इंटरव्यूज़ के लिए हमारे पास कौन से मेथड्स? पर्सनल इंटरव्यू इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन, क्योंकि आपको पहले से पता होना चाहिए कि मैंने अगर स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू करना है तो उसके लिए बहुत सारे आपने आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है जी, कि मतलब वो बंदा आपके साथ बायस्ड ना हो, वो आपको इजीली एक्सेसिबल हो, वो आपके साथ एग्री करे, वो ऑनेस्ट हो, आपके साथ सही तरीके से आप इंफॉर्मेशन शेयर करें, वो आपके साथ रिलैक्स हो। तो बहुत सारी आपको इसके लिए तैयारी करनी, एरिया आपने चूज़ करना होता है कि ऐसा एरिया हो जहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस ना हो, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती है। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है कि जनरली अ पर्सनल इंटरव्यू शुड गो थ्रू द फॉलोइंग 5 स्टेजेस, दे आर एज फॉलोज। जिस तरीके से सबसे पहले आपने क्या करना है कि आप किसी से इंटरव्यू लेते हैं तो इम्पॉर्टेंट चीज़ उसके अंदर क्या है? रेपो बिल्डिंग है, कि इंटरव्यूअर शुड इंक्रीज द रिसेप्टिवनेस ऑफ द रिस्पोंडेंट। आपने रिस्पोंडेंट का रिसेप्टिवनेस इंक्रीज़ करना है कि वो आपकी तरफ रिसेप्टिव हो, आप वो एक्सेप्ट करें। तो जब वो आपको एक्सेप्ट करें तो उसके लिए आपको रेपो बिल्ड करना ज़रूरी है। बाय मेकिंग हिम बिलीव दैट हिज ओपिनियंस आर वेरी यूजफुल टू द रिसर्च एंड इज़ गोइंग टू बी अ प्लेजर रादर देन इन ऑडियल या ट्रायल। ठीक है जी, अब इसके अंदर हमारे पास क्या है कि अच्छा जी, तो रेपो बिल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कहें कि जी बस बाय मेकिंग हिम बिलीव कि उसके जो ओपिनियन है वो वैल्यूएबल है और उसका कोई वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन होगा, उसको फॉर ग्रांटेड ना ले। ठीक है, सेकंड है कि इंट्रोडक्शन। एन इंट्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द इंटरव्यूअर आइडेंटिफाइंग हिमसेल्फ बाय गिविंग हिम हिज नेम, पर्पस एंड स्पॉन्सरशिप एफ एनी। ठीक है जी, अगर कोई स्पॉन्सरशिप है, वरना तो आपने क्या करना है, ये इंट्रोडक्शन सारी आपने करनी है। एन इंट्रोडक्टरी लेटर गोज़ अ लॉन्ग वे इन कन्वेइंग द स्टडीज़ लेजिटिमेसी। इंट्रोडक्टरी जो लेटर्स है आपके स्टडी के हवाले से, अपने आपके हवाले से, ये सारा आपको शेयर करना, ये कि स्टडी के लेजिटिमेसी के लिए ज़रूरी है कि आपने अपने आप को, अपने पर्पज़ को, उन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया था अपने जो पार्टिसिपेंट है उसके साथ। अच्छा जी, प्रोबिंग नेक्स्ट आप है। प्रोबिंग इज़ द टेक्निक ऑफ एनकरेजिंग द रिस्पोंडेंट टू आंसर। क्या आप जो है प्रोबिंग आप इसलिए करते हैं
कि आप उससे पूछते हैं कि अच्छा मज़ीद बताएं इस चीज़ के हवाले से, अच्छा आप इसके हवाले से, अच्छा ये आपने जो बताया इसके ऊपर मुझे ज़रा एलाबोरेट करो, अच्छा ये जो आपने बात कही तो ये अच्छा ज़रा इसके हवाले से आप थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दें। तो हम प्रोबिंग करते हैं। तो प्रोबिंग हमें इस में हेल्प करती हैं कि आपका जो रिस्पोंडेंट होता है तो वो इसमें इनकरेज होता है कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे, बिल्कुल फ्रीली दे और आपको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दे, कि कोई ख़ास रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन के हवाले से कोई टच उन्होंने दिया तो आप उनसे मज़ीद उसको प्रोब करते हैं। अच्छा जी ये चीज़ तो इस तरीके से, इस हवाले से आपका और क्या आइडिया है, आप इसके हवाले से और क्या कहना चाहते हैं। तो इस हवाले से हमें कंप्लीट और रेलेवेंट और बिल्कुल वो फ्री हो करके वो हमें इन्फॉर्मेशन बताएगा। अच्छा रिकॉर्डिंग, द इंटरव्यूअर कैन आइदर राइट द रिस्पॉन्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू और आफ्टर द इंटरव्यू, या तो आप उसको राइट डाउन कर सकते हैं। इन सर्टन केसेस वेयर द रिस्पोंडेंट अलाउ फॉर इट, ऑडियो और विजुअल एड्स कैन बी यूज्ड टू रिकॉर्ड आंसर्स। और सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप उसकी ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग आप करें तो वो ज़्यादा आसान होता है कि आगे आप उसकी जब ट्रांसक्रिप्ट बनाते हैं और फिर आगे उसको एनालाइज करते हैं तो उसमें आसानी होती है। या फिर आप उसको अगर अलाउ नहीं करते तो आप उसको राइट डाउन कर सकते हैं। Closing the interview, after the interview, interviewer should thank the respondent and once again assure him about the worth of his answer। ठीक है, आपने उसको क्या करना है, आपने उसको ये इंश्योर करना है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है और आपने उसको एडमायर भी करना है और आप उसने उसको मज़ीद जो है उसको ये यकीन दिलानी है कि आपके जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा वैलिड थी और उसको अप्रिशिएट आपने करना है। एंड आल्सो द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द सेम, और आपने कॉन्फिडेंशियलिटी को भी साथ में देखना है कि मतलब आपने अश्योर करनी है कि जी आपने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की वो रिसर्च पर्पज़ के लिए यूज़ होती है और उसके अंदर कोई मेंशनिंग नहीं होगी, कोई नेम की, कोई आपके किसी भी एस्पेक्ट को जो है उसके अंदर डिस्क्लोज़ नहीं किया जाएगा। अच्छा, फिर हमारे पास है सेकंड के ऊपर टेलीफोन इंटरव्यू। टेलीफोन इंटरव्यू, the information is collected from the respondent by asking him questions on the phone is called telephone interview। सिंपल है। The combination of telephone and computer has made this method even more popular। जिस तरीके से आजकल हमारे सोशल मीडिया के बहुत सारे मतलब आप इसको लिंक कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लिंक कर सकते हैं, स्काइप के ऊपर कर सकते हैं, जूम के ऊपर कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर कर सकते हैं। तो आप इंटरव्यू थ्रू टेलीफोन और आजकल जो है और सोफिस्टिकेटेड मेथड्स आ गए हैं उसके थ्रू आप इंटरव्यू कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है फोकस ग्रुप इंटरव्यू। A focus group interview is an unstructured interview which involves a moderator leading a discussion between a small group of respondents on a specific topic। अब फोकस ग्रुप डिस्कशन के अंदर या इंटरव्यू के अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, यूजुअली 8 से 10 लोग होते हैं या इससे कम हो सकते हैं, लेकिन 8 से 10 यूजुअली उसके अंदर लोग होते हैं और उसके अंदर हम एक अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू उनके तरफ जो है एक उस पर्टिकुलर टॉपिक के एस्पेक्ट्स के हवाले से क्वेश्चंस हम पुट करते हैं और वो लोग हमें उस तरीके से आंसर करते हैं। और उसके अंदर एक बंदा मॉडरेटर होता है कि हमारे पास कोई मतलब डी ट्रैक हो जाते हैं रिस्पोंडेंट तो वो उसको मॉडरेट करता है। ठीक है, फोकस ग्रुप इंटरव्यू रिजल्ट्स इन एडवांटेजेस समड अप एज 10S। अब फोकस ग्रुप के अंदर हमारे पास जो है बहुत सारे एडवांटेजेस है जिसको हम 10S से कहते हैं। क्या? सिनर्जिज्म। सिनर्जिज्म के अंदर क्या है कि वर्किंग टुगेदर ऑफ टू थिंग्स। ठीक है, कि आप सिनर्जाइज़ करते हैं, ग्रुप के अंदर स्टिमुलेट करते हैं लोगों को, तो उसके अंदर बहुत सारे बैरियर्स हमारे मिनिमाइज़ हो जाते हैं। ठीक है जी, लोग वो हेजिटेशन कम हो जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता से वो चीज़ें शेयर करना शुरू कर देते हैं, फिर वो मतलब आगे आपको डिटेल कुछ उनको मिल जाती है, उनको शेयर कर लेते हैं, उनको कुछ चीज़ें रिमाइंड हो जाती है। अच्छा, स्नो बॉलिंग कलेक्ट्स इन्फॉर्मेशन एज इट ट्रांसफर्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है जी, ये स्नो बॉलिंग करता है। ठीक है जी, कि एक इंफॉर्मेशन जो है आप कलेक्ट करते हैं, जैसे मतलब आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। एक चीज़ के ऊपर आपने व्यू लिया, दूसरा बंदा बैठा हुआ है वो व्यू देता है, तीसरा बंदा बैठा हुआ है वो व्यू देता है, तो सारे लोग इस तरीके से इसके अंदर अपने व्यू पॉइंट देता है। तो इस हवाले से आपके पास एक रिच इन्फॉर्मेशन एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर आ जाती हैं। ठीक है जी, स्टिमुलेशन। अब ये क्या करता है कि इंस्पायर्स द डेटा कलेक्शन।
ठीक है जी। अब ये डेटा कलेक्शन को जो है वो इंस्पायर करता है, उसको एनर्जी देता है। फिर सिक्योरिटी इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट है कि अब जो लोग इंडिविजुअल, अक्सर लोग जो हैं इंडिविजुअल इंटरव्यू के अंदर इजी नहीं होती, यहाँ पे एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी उनको होती है कि सारे लोग एक चीज़ को शेयर कर रहे हैं, उसके ऊपर बात कर रहे हैं, तो वो एक इंडिविजुअल जो कि एक इंडिविजुअल इंटरव्यू के अंदर वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता, तो वो फोकस ग्रुप में सही तरीके से उसको सिक्योरिटी मिल जाती है और वो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर लेता है। अच्छा जी, स्पॉन्टेनिटी, इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड वुड बी नेचुरल। अब जाहिर सी बात है हम नेचुरल फ्लो के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, और सारे लोग उसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं एक टॉपिक के ऊपर, तो उसके अंदर एक स्पॉन्टेनिटी होती है, ठीक है जी। सेरेंडिपिटी, अब सेरेंडिपिटी क्या है कि चांस ऑफ गेटिंग रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू द स्टडी, के मतलब इसके अंदर क्या है कि वो स्पेसिफिसिटी आ जाती है कि आप जो इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं तो उसको एक जो मॉडरेटर है वो मतलब उसको देख रहा होता है और आपको जो भी जिस कंस्ट्रक्ट के हवाले से, जो स्टडी के कंस्ट्रक्ट के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको मिल जाती है, ठीक है। स्पेशलाइजेशन इसके अंदर एक दूसरा कंपोनेंट है, ठीक है जी, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस ग्रुप डिस्कशन के अंदर जो है आपको लोग मिल जाते हैं, वो अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं और उनके थ्रू जो है आप स्पेसिफिक आइडियाज़ को वो कैच कर लेते हैं थ्रू योर ओन एक्सपर्टीज़ और आप गाइड करते हैं फर्दर उनको, मॉडरेटर उनको जो है वो उस तरीके से डिस्कशन के अंदर आगे लेकर के जाते हैं। इसके अंदर साइंटिफिक स्क्रूटनी, ठीक है जी, साइंटिफिक स्क्रूटनी के लिए एबल बनाती है क्योंकि एक रिच डेटा हमारे पास एक ग्रुप ऑफ पीपल से एक कंस्ट्रक्ट से या आ गया, एक कंस्ट्रक्ट का जो आइडिया हमारे पास सब लोगों के लिए एक साथ आ गया तो वो आसान हो जाता है, ठीक है जी। स्ट्रक्चर हमारा अच्छा हो जाता है और स्पीड के हवाले से हमारे क्या है कि आप इंडिविजुअल इंटरव्यूज़ करते हैं तो उसके लिए वेन्यू डिसाइड करना, फिजिबिलिटी देखना और सारा कुछ करना 8-10 लोगों का अलग अलग से, तो मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपका जो टाइम है वो बच जाता है और वो स्पीडी प्रोसेस हो जाता है एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट के ऊपर ज़्यादा लोगों की व्यू को लेने का। अच्छा, इन डेप्थ इंटरव्यूज़ इज़ नॉन डायरेक्टिव एंड नेचुरल वेयर द रिस्पोंडेंट इज़ गिवन फ्रीडम टू आंसर विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। अब इसके अंदर क्या है कि आइडियाज़ या इन डेप्थ इंटरव्यूज़ के अंदर कि नॉन डायरेक्टिव, इसके अंदर आप लीड नहीं करते, डायरेक्ट नहीं करते, लेकिन जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसके ऊपर आप क्या करते हैं, उनको मतलब आप कहते हैं अच्छा आपका इस बारे में क्या ख्याल है, ओपनली आप छोड़ते हैं और फिर वो उस हवाले से जो है जिस तरीके से वो आंसर करना चाहते हैं तो वो आंसर कर सकता है, लेकिन उन बाउंड्रीज़ के अंदर रहते हुए जो आपका टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है इररिलेवेंट ना हो, उस हवाले से वो जो कुछ शेयर करना चाहता है तो आप उसको एज इट इज़ जो है रिकॉर्ड करते हैं या राइट डाउन करते हैं या उसको वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है प्रोजेक्टिव इंटरव्यू। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स इन्वॉल्व्स द प्रेजेंटेशन ऑफ एन एम्बिगुअस अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जेक्ट, एक्टिविटी और पर्सन दैट अ रिस्पोंडेंट इज आस्क्ड टू इंटरप्रेट एंड एक्सप्लेन। जैसे आप अक्सर करते हैं ना कि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट किसी के देखने हैं, मेंटल इमेजेस किसी के देखने हैं, किसी बंदे की किसी ख़ास चीज़ के हवाले से एप्टीट्यूड देखना चाहते हैं, तो उसके अंदर उनको एम्बिगुअस अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जेक्ट जो है वो दिया जाता है, ठीक है जी। और फिर आप उन रिस्पोंडेंट को, जिस बंदे से आप रिसर्च इंटरव्यू ले रहे हैं, तो उससे आप कहते हैं कि उसको आप पहले इंटरप्रेट करें, उसका नतीजा निकालें और आपको एक्सप्लेन करें। उसके अंदर पिक्चर्स भी हो सकती हैं, उसके अंदर कलर्स भी हो सकते हैं, उसके अंदर आपके बहुत सारे टेक्निक्स हो सकते हैं और उसके अंदर वो प्रोजेक्शन करते हैं कि वो एम्बिगुअस चीज़ क्या है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि मतलब इस बंदे के जो प्रेफरेंसेस है वो क्या है, उसके जो मेंटल इमेजेस बन रहे हैं वो किस तरीके से बन रहे हैं, तो हम उसको छोड़ देते हैं और उस एम्बिगुअस जो अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर वो अपने कमेंट्स दे देता है, उसको एक्सप्लेन कर लेता है और उसको इंटरप्रेट करता है। और अक्सर साइकोलॉजी के अंदर ये यूज़ होते हैं, ठीक है जी। जिस तरीके से रोस्कैक एंड ब्लॉट टेस्ट है वगैरह, तो उसके अंदर यही सारी प्रोजेक्टिव किस्म के इंटरव्यू होते हैं। रिस्पोंडेंट आर आस्क्ड टू इंटरप्रेट द कलर्स ऑफ ड्रेस, सपोज, ठीक है जी, कि आप कलर ऑफ ड्रेस का, अब वो कलर ऑफ ड्रेस कोई मतलब कोई किस तरीके से ड्रेसअप होता है, वो किस तरह के कलर के कपड़े पहनते हैं, वो आपने नहीं करना, देखना है कि ये ड्रेस, तो वो उसके ऊपर कमेंट करेगा, ये इस तरह के जो लोग होते हैं इस तरह ड्रेस पहनते हैं, इस तरह के लोग होते हैं वो इस कलर के होते हैं, और अपने हिसाब से जो उसका माइंड के अंदर जो होता है वो बता देता है।
इन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स द रिस्पोंडेंट आर आस्क्ड टू इंटरप्रेट द बिहेवियर ऑफ अदर या ऑब्जेक्ट्स. In this way they indirectly reveal their own behavior in the same situation. ठीक है जी. अब क्या है कि आप उनको कहते हैं कि जी आप उनको कोई ऑब्जेक्ट देते हैं, ठीक है, तो या दूसरों के बिहेवियर के बारे में वो खोल के आपको बताएं, ठीक है जी, कि इस बिहेवियर का क्या मकसद है. इस बंदे ने इस तरह का मूव बना, मतलब ये मूव किया, तो इस मूव से आपका क्या मकसद है. इस तरह का पोस्ट बनाया हुआ है, तो मतलब वो उसके बारे में कमेंट करता है. अगर वो किसी ख़ास सिचुएशन के अंदर एक ख़ास तरीक़े से बिहेव कर रहा है, तो वो उसके बारे में इंटरप्रिटेशन एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो दूसरों के बारे में दे रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली वो बंदा क्या आपको रिवील करता है कि उसी सिचुएशन के अंदर उस बंदे का अपना बिहेवियर कैसे होगा. तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है. मुख्तलिफ़ साइकोलॉजिकल और सोशल पर्सपेक्टिव के अंदर बहुत सारी थ्योरीज़ के ऊपर बेस हो जाती है, ठीक है जी, कि उसके ऊपर फिर आप इंटरप्रिटेशन और ऑब्जर्वेशन करते हैं कि मतलब वो रिस्पोंडेंट जो है इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर खुद कैसे रिएक्ट करेगा. अच्छा जी, नेक्स्ट जो है आप आ जाए एडवांटेजेस ऑफ इंटरव्यू मेथड. ये आप आगे हम फिर जब क्लासेस होगी तो मज़ीद डिटेल में चीज़ें करेंगे. जल्दी से ये चूँकि इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो अपॉर्चुनिटी फॉर फीडबैक. इंटरव्यूअर कैन प्रोवाइड डायरेक्ट फीडबैक टू द रिस्पोंडेंट, ठीक है जी. आप क्योंकि सामने होते हैं तो आप उनको कहते हैं कि अच्छा जी अब मैंने ये पूछा है, मतलब आप उनको क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं, ठीक है जी. प्रोबिंग कॉम्प्लेक्स आंसर. इंटरव्यूइंग कैन investigate if the respondent's answer is too brief or unclear. This gives interviewers some flexibility in dealing with unstructured question, especially suited for handling complex question. आप complex question करते हैं तो उसके अंदर अगर आप डायरेक्ट फेस टू फेस है तो इंटरव्यू में आपके पास ये होता है कि वो समझा नहीं है, या वो जो आपको आंसर दे रहा है वो इतना अप्रोप्रिएट नहीं दे रहा है, वो कुछ और समझा है, तो आप प्रोबिंग करते हैं, आप उनको ट्रैक के ऊपर लाते हैं. अच्छा ये आप जो कहते हैं आप इससे आपका ये मकसद है, इस तरह क्लैरिफिकेशन चीज़ों की हो जाती है. अच्छा, लेंथ ऑफ इंटरव्यू. इफ द क्वेश्चनर इज़ वेरी लेंथी, द पर्सनल इंटरव्यू इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर गेटिंग रिस्पोंडेंट्स टू कोऑपरेट विदाउट ओवर टैक्सिंग देयर पैशंस. ठीक है जी. अगर बहुत ज़्यादा आप मतलब एक बहुत बड़े कंस्ट्रक्ट्स को, थ्योरीज़ के बहुत बड़े कंस्ट्रक्ट्स को आप देखना चाहते हैं, उसके ऊपर अगर आप क्वेश्चनर बनाएंगे तो इतना लंबा बन जाएगा, बहुत सारे पेजेस का. तो उस सिचुएशन के अंदर इंटरव्यू हमारे पास अप्रोप्रिएट है कि जी वो आप फेस टू फेस होते हैं और बहुत जल्दी जो है आप कवर कर लेते हैं, जो उसके माइंड के अंदर है वो आपको बता देते हैं और अकॉर्डिंगली आप उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं. अच्छा जी. Complete questionnaires. Respondent will answer all questions asked, unlike in telephone interview where the respondent may hang up, or in mail questionnaire where some questions may go unanswered. ठीक है जी. अच्छा, अब जो है अब हमारा कोई स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू भी है, उसके अंदर आपका कोई क्वेश्चनर है जिसको आप स्ट्रक्चरली फिल कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या है कि मतलब वो सारे आंसर आपको देगा. जिस तरीक़े से टेलीफोन इंटरव्यू है उसके अंदर जो है या तो मतलब आप सही तरीक़े से वो कॉल के ऊपर वो बता नहीं सकते, मतलब उसके अंदर कोई बैरियर आ जाता है, या मेल इंटरव्यू है जहाँ पे मतलब आपको आपने वो मेल आपको करते हैं, तो हो सकता है कि उसके अंदर कुछ क्वेश्चन जो है वो आंसर ना किए गए हो स्ट्रक्चर इंटरव्यू में, लेकिन जो फेस टू फेस इंटरव्यू है उसके अंदर आप क्लैरिफिकेशन करते हैं, प्रोबिंग करते हैं. ठीक है जी. प्रॉप्स एंड विजुअल एड्स. ठीक है जी. आप जो है उसके अंदर कोई अगर एड्स देते हैं, विजुअल एड्स देते हैं, तो इंटरव्यूज़ हैव द अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग रिस्पोंडेंट्स आइटम्स सच एज सैम्पल प्रोडक्ट्स. जी ठीक है. जिस तरीके से कोई प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव आप उनको दे रहे हैं, जी ठीक है, सैम्पल प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, ग्राफ्स उनको दिखा रहे हैं, स्केच उनको दिखा रहे हैं, विच कैन एड इन देयर अवेयरनेस. रिस्पोंडेंट्स कैन शो द एनसाइक्लोपीडिया इंडेक्सिंग पीरियडिकल वाइल आस्किंग क्वेश्चन ऑन देम. ये तो उस सिचुएशन के अंदर हैं कि मतलब अगर कोई कॉम्प्लेक्स किस्म की इंटरव्यू आप ले रहे हैं तो उसके अंदर फिर वो उनके पास ये होता है कि जी कोई ऐसी चीज़ है जो उनको क्लियर नहीं है तो वो ख़ुद से सर्च कर सकते हैं. ठीक है जी. हाई पार्टिसिपेशन. इंटरव्यूइंग रिस्पोंडेंट्स पर्सनली कैन इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ देयर पार्टिसिपेशन. मैनी पीपल पार्टिसिपेट डायरेक्टली, तो उसके अंदर पार्टिसिपेशन रेट ज़्यादा होता है. इंस्टेड कि हम अगर कोई क्वेश्चनर को मेल करते हैं, भेजते हैं, तो फिर वो रिस्पॉन्स रेट हमें पार्टिसिपेशन उतनी नहीं मिलती, रिस्पॉन्स रेट बहुत कम होता है.
अच्छा जी, डिसएडवांटेजेस आप देख लीजिएगा कि कॉस्ट, जाहिर सी बात है, पर्सनल इंटरव्यूज़ आर यूजुअली मोर एक्सपेंसिव दैन मेल, टेलीफोन एंड इंटरनेट सर्विस। ठीक है जी, जिस तरीके से हमने बात की। तो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द कॉस्ट ऑफ द इंटरव्यू इंक्लूड द रिस्पॉन्डेंट्स ज्योग्राफिक प्रॉक्सिमिटी, द लेंथ ऑफ एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ क्वेश्चनर एंड द नंबर ऑफ नॉन रिस्पॉन्डेंट्स। ठीक है जी, अब इसके अंदर हमारे पास अगर फेस टू फेस इंटरव्यू है तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। आप मेल के थ्रू करते हैं तो मतलब उसके अंदर फिर करते हैं तो जियोग्राफिकल कितनी उसकी एक्सेसिबिलिटी है उस एरिया के साथ, कितना उसके लिए एक्सेस उसका क्या है, और फिर द लेंथ एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ द क्वेश्चनर। अगर आप स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर देते हैं तो वो उसकी लेंथ भी डिपेंड करती है, और फिर अगर क्वेश्चनर आप उनको सेंड करते हैं वो स्ट्रक्चर्ड होता है तो फिर उसमें फिर प्रॉब्लम ये हो सकता है कि जी नॉन रिस्पॉन्डेंट्स के अंदर बढ़ सकते हैं। फिर लैक ऑफ एनोनिमिटी, आप उनको बताते हैं कि आपका नाम मेंशन नहीं होगा, लेकिन रिस्पॉन्डेंट्स आर नॉट एनोनिमस इन अ पर्सनल फेस टू फेस इंटरव्यू एंड मे बी अनविलिंग टू डिस्क्लोज सर्टन इन्फॉर्मेशन टू द इंटरव्यू। अब जो सेंसिटिव टॉपिक्स है उसके ऊपर फिर डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरव्यू जो है उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, बहुत सारे बाइसेस आ जाती हैं, बहुत सारी उसके अंदर फ्लॉज आ जाते हैं, उसके अंदर फॉल्स स्टेटमेंट आ सकती हैं। सही है। तो अब ये उसके अंदर चूँकि आप फेस टू फेस है इंटरव्यू कर रहे हैं तो उसके अंदर एनोनिमिटी फिर मुश्किल होती है। अच्छा जी, नेसेसिटी फॉर कॉल बैक्स व्हेन अ पर्सन सेलेक्टेड फॉर इंटरव्यू, अच्छा, when a person selected for interview cannot be reached the first time, a call back has to be scheduled which result in extra cost and time spent। ठीक है जी, अगर एक बंदा आपको मतलब उस टाइम के ऊपर नहीं मिलता जो कि आपका मतलब जो स्केजुअल टाइम है, वेन्यू है, तो आपको जाहिर सी बात है कॉल बैक करने पड़ते हैं, रीअरेंजमेंट करना पड़ता है। तो ये सारे हमारे पास क्या है कि मतलब ये ड्रॉबैक्स है कि कॉस्टली है। फिर उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो बायस बन सकती हैं, कुछ हमें कुछ सेंसिटिव टॉपिक्स के ऊपर जो है उसके अंदर फिर हमारे पास वो डिस्क्लोजर अच्छी नहीं होती, फिर हमें लोगों को मतलब वो फिजिबल नहीं होता, उसके लिए एनवायरनमेंट सेट करना मुश्किल होता है। तो ये सारे एनवायरनमेंट के हवाले से या फिर मतलब आपको वो मिलते नहीं हैं एक बार, तो फिर बार बार आप उनके पास या तो आपको जाना पड़ता है, या अगर टेलीफोन इंटरव्यू है तो फिर अब बार बार जो है आपने उनको फिर कांटेक्ट करना होता है, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट आपके उसके ऊपर बढ़ जाते हैं। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है क्वेश्चनर मेथड। क्वेश्चनर मेथड क्या है कि ये सिंपल है कि लिस्ट ऑफ रिसर्च और सर्वे क्वेश्चंस और वेरिएबल आस्क्ड to respondents and designed to extract specific information from the respondent is called as questionnaire। ठीक है जी, आपके सर्वे के कुछ ख़ास वेरिएबल्स होते हैं, उन ख़ास वेरिएबल्स के लिए आप क्वेश्चंस बनाते हैं और वो लिस्ट बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, और आप किसी ख़ास इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए स्ट्रक्चर्ड बनाते हैं, उसको स्ट्रक्चर करते हैं। ये वेरिएबल मैंने देखना है, इसके ये एस्पेक्ट देखने हैं, उसके लिए एक क्वेश्चन, फिर दूसरे एस्पेक्ट के लिए दूसरा क्वेश्चन, फिर थर्ड के लिए तीसरा, फिर कोई आप सेकंड वेरिएबल देखना चाहते हैं उसके लिए फिर क्वेश्चंस। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है कि ये एक हमारे पास जो वेरिएबल्स है वो रिस्पोंडेंट से हम लेने के लिए हम स्ट्रक्चर करते हैं। तो इस तरह का जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना थ्रू क्वेश्चंस, उसको हम कहते हैं क्वेश्चनर। अच्छा जी, अब एडवांटेजेस क्या है क्वेश्चनर के? कैन बी पोस्टेड ईमेल्ड और फैक्स, आसान है कि आप उसको पोस्ट ईमेल कर सकते हैं, आप उसको फैक्स कर सकते हैं। कैन कवर अ लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल और ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आप अब इंटरव्यूज़ है तो आप कितने लोगों को इंटरव्यू करेंगे, कितना आप टाइम देंगे। तो एक टाइम के ऊपर अगर सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनर है तो लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल या ऑर्गेनाइजेशन को कवर कर सकता है। वाइड जियोग्राफिकल कवरेज हो सकती हैं। ठीक है जी, रिलेटिवली चीप होता है, जिस तरीके से इंटरव्यू के लिए आपने अरेंजमेंट करनी है, वेन्यू डिसाइड करना है, बाकी जो लवाजमात है इंटरव्यू के आपने पूरी करने, तो उस एज़ कम्पेयर टू दैट क्वेश्चनर हमारे पास कंपैरेटिवली सस्ता है। नो प्रायर अरेंजमेंट्स आर नीडेड, पहले से कोई अरेंजमेंट ज़रूरत नहीं होती। अवॉइड्स एम्बेरसमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट,
ठीक है जी। अब जो कुछ स्पेसिफिक, जिस तरीके से मैंने कहा कि एनोनिमिटी इसके अंदर आप मेंटेन कर सकते हैं, और अगर कुछ सेंसिटिव एस्पेक्ट उसके अंदर है तो मतलब उस एस्पेक्ट से भी एम्बैरसमेंट नहीं होती, और इंटरव्यू के अंदर भी अगर लेंथी हो जाता है तो रिस्पोंडेंट या आपका पार्टिसिपेंट एम्बैरस हो जाता है, ठीक है जी। तो वो चीज़ें जो है, जो आप जब क्वेश्चनर यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हम अवॉइड कर सकते हैं। रिस्पोंडेंट कैन कंसिडर रिस्पॉन्सेज, ठीक है जी, और वो फ्री हैंड होता है अपने उसमें से जो आपने उसको रिस्पॉन्सेज दिए होते हैं, तो अपने हवाले से वो रिस्पॉन्सेज जो है वो कंसिडर कर सकता है अपने हवाले से। अच्छा, डिसएडवांटेजेस क्या है? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज के डिज़ाइन प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। आप रिसर्च का आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है, आपका रिसर्च क्वेश्चन प्रॉब्लम के साथ अलाइन करना, आपको अगर वेरिएबल जो है अवेलेबल नहीं है, ठीक है जी, आप सही तरीके से 100% श्योर नहीं है किसी कंस्ट्रक्ट को मेजर करने के लिए, तो फिर डिज़ाइन के प्रॉब्लम हो सकते हैं। या फिर आप देखते हैं कि जी आप कौन सा ओपन एंडेड बनाएं, क्लोज एंडेड बनाएं, MCQs बनाएं, लेकर टाइप बनाएं, तो ये एक बड़ा चैलेंज होता है। क्वेश्चंस हैव टू बी रिलेटिवली सिंपल्स, और इसके अंदर ये है कि आप कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस इतने नहीं पूछ सकते। स्पेशली प्रोफेशनल क्वेश्चंस होते हैं, तो प्रोफेशनल एस्पेक्ट से जो क्वेश्चंस होते हैं तो वो आपने बिल्कुल सिंपल रखने होते हैं, जो कि चैलेंजिंग है। हिस्टोरिकली रो रिस्पॉन्स रेट, ऑल्दो इंड्यूसमेंट में हेल्प, आप इंड्यूस कर सकते हैं, लेकिन आप बार बार याद दिलाएंगे, जाएंगे या कॉल करेंगे या मेल करेंगे, तो लेकिन फिर भी हमारे पास जो है जो क्वेश्चनर है उसका रिस्पॉन्स रेट जो है वो लो होता है। टाइम डिले वाइल्स वेटिंग फॉर रिस्पॉन्सेज टू बी रिटर्न, और जाहिर सी बात है कोई क्वेश्चनर, सपोज़ हम हैं किसी जगह पर बिज़ी है, क्वेश्चनर पड़ा हुआ है, हम भूल जाते हैं, कहीं गायब हो जाता है, तो उसमें बहुत सारा टाइम फिर लग जाता है वापस करने में। तो ये अक्सर आप जो रिस्पॉन्सेज है आपको रिटर्न होने तक उसके अंदर टाइम लगता है, ठीक है जी। और फिर उसके अंदर एक रिटर्न डेडलाइन आपको चाहिए होती है, और अगर वो आपको नहीं मिलती तो फिर वो जाहिर सी बात है जिस पार्टिसिपेंट को आपने क्वेश्चनर दिया होता है तो वो डेडलाइन के ऊपर वो अगर रिटर्न नहीं होता तो आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन। सेवरल रिमाइंडर्स फिर उसके लिए फिर आपको रिक्वायर्ड होते हैं। एज्यूम नो लिटरेसी प्रॉब्लम्स, इसके अंदर ये है कि अब लिटरेसी प्रॉब्लम्स को एज्यूम नहीं करता कि एक बंदा कितना लिटरेट है। हो जाहिर सी बात है हम क्वेश्चनर भेजेंगे लिटरेट लोगों को, लेकिन वो उस एरिया के अंदर, आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अंदर कितना लिटरेट है, कितना जानता है, कितना एक्चुअली वो उसको पिक कर सकता है, ये अजम्पशन नहीं करती। तो एज्यूम नो लिटरेसी प्रॉब्लम। नो कंट्रोल ओवर हु कंप्लीट्स इट, और उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता कि इनकम्प्लीट फॉर्म बहुत सारे हमारे पास आ जाते हैं, तो इसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता। तो आपने क्वेश्चनर दिया जो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड है, तो कौन उसको कंप्लीट करता है, कौन नहीं करता। नॉट पॉसिबल टू गिव असिस्टेंस इफ़ रिक्वायर्ड, ठीक है जी। और अगर आप सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड क्वेश्चनर दे रहे हैं तो उसके अंदर असिस्टेंस अगर आपको कोई चाहिए तो वो आप उनको फिर उस ऑन द स्पॉट जो है आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। अब क्वेश्चनर कंस्ट्रक्शन के ऊपर एक बड़ा लेक्चर होगा, हम उसको अरेंज करेंगे, लेकिन थोड़े से आप स्टेप्स देख लें, और फिर डिफरेंट क्वेश्चनर्स कैसे होते हैं, अब डिफरेंट क्वेश्चंस आप कैसे बनाते हैं। ओके जी, अच्छा, तो ये स्टेप्स हम डिस्कस करते हैं। स्टेप इन क्वेश्चनर कंस्ट्रक्शन, उसके अंदर क्या है, प्रिपरेशन, कि आपने पहले प्रिपेयर करना होता है, ठीक है जी। आप अगर क्वेश्चनर आपके पास नहीं है तो आपने उसके जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव है उसको देखना है, वेरिएबल्स को आपने देखना है, उसके लिए सर्च करना है, उसके लिए थ्योरीज देखनी है, उसके लिए लिटरेचर देखना है। कंस्ट्रक्टिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट, पहला आप जो फर्स्ट ड्राफ्ट है उसको आपने कंस्ट्रक्ट करना है। सेल्फ एवाल्यूएशन आपने करनी है कि आपने कोई पर्सनल, अच्छा जी, अब उसके लिए जो है आपने सेल्फ एवाल्यूएशन भी करनी है, फिर अपने तरीक़े से देखना है, अपने बायसेस को भी देखना है, अपने नॉलेज लेवल को भी देखना है, और अपने आप को भी एवाल्यूएट, और एक्सटर्नल एवाल्यूएशन भी ज़रूरी होती है, ठीक है, कि आपने एक्सटर्नली भी उसको एवाल्यूएट करें, उसको वैलिडेट करें। अच्छा जी, फिर आप उसको रिवाइज़ करें, फिर उसके बाद जो है प्री टेस्ट और पायलट स्टडी आप उसको करेंगे, ठीक है जी, कि उसके अंदर कोई ऐसी मतलब डिफ़िकल्टी तो नहीं है, ओमिशंस तो नहीं है, डुप्लिकेशंस तो नहीं है, ठीक है जी। फिर आप उसको दोबारा से रिवाइज़ करते हैं, फिर सेकंड प्री टेस्ट आप करेंगे अगर नेसेसरी है, अगर आपने प्री टेस्ट किया उसके अंदर कुछ मतलब आपको आता है। प्रिपेयरिंग द फाइनल कॉपी, ठीक है जी। ये आगे हम डिटेल से फिर क्वेश्चनर डिज़ाइन के अंदर फिर हम डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के अंदर आप आ जाए,
ठीक है कि अच्छा हम डिस्कस कर रहे थे टाइप ऑफ क्वेश्चंस। टाइप ऑफ क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास फैक्चुअल क्वेश्चंस नॉर्मली पर्टेन टू रिस्पोंडेंट्स एजेस, एजुकेशन, library or work experience, membership in professional organization or any other pertinent personal data needed in the study। ठीक है जी, उसके अंदर ये क्या है, फैक्ट्स है, तो मतलब आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, तो ये सारे है हमारे पास फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। तो दूसरा ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ये फैक्ट्स है उस इंडिविजुअल के बारे में, उस रिस्पोंडेंट के बारे में जिसके ऊपर हम रिसर्च करना चाहते हैं। फिर सेकंड है ओपिनियन एंड एटीट्यूड क्वेश्चंस। ठीक है, व्हेन द पर्पस ऑफ अ सर्वे इज टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट रिस्पोंडेंट्स बिलीव्स, फीलिंग्स, वैल्यूज एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, ओपिनियंस एंड एटीट्यूड क्वेश्चंस कैन बी यूज्ड। अगर आपको किसी ख़ास चीज़ के हवाले से किसी का ओपिनियन लेना है, आपने किसी ख़ास चीज़ के हवाले से किसी के एहसासात देखने हैं, किसी की वैल्यूज़ देखने हैं, तो उसके लिए हम ओपिनियन क्वेश्चंस। इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन, इन सम टाइप्स ऑफ सर्वे रिसर्च इन्वेस्टिगेटर्स माइट अटेम्प्ट टू डिटरमिन हाउ रिस्पोंडेंट्स नो अबाउट अ गिवन टॉपिक इन हाउ और व्हेन देयर रिसर्च सब्जेक्ट्स गेन सर्टन नॉलेज। इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन क्या है, सपोज अक्सर हम इंटरवेंशनल स्टडीज़ के अंदर ऐसा करते हैं कि किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम उनको बताते हैं, कोई इंटरवीन करते हैं और उसके बाद पोस्ट टेस्ट लेते हैं, तो उसके अंदर हम इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा डालते हैं ताकि हमें पता चल जाएगी कि उस बंदे का उस पर्टिकुलर टॉपिक के हवाले से इन्फॉर्मेशन क्या है, उसको कितनी नॉलेज है। अच्छा, सेल्फ परसेप्शन क्वेश्चंस, यू आर प्रिटी मच अवेयर विद दीज थिंग्स के सेल्फ परसेप्शन क्या है, ये सारी चीज़ें। तो दीज क्वेश्चंस इज़ अबाउट सेल्फ परसेप्शंस ऑफ रिस्पोंडेंट इन अ गिवन टॉपिक ऑफ एरिया, के एक ख़ास एरिया के अंदर उस बंदे का सेल्फ परसेप्शन क्या है। स्टैंडर्ड ऑफ एक्शन क्वेश्चन, इन सम टाइप्स ऑफ सर्वे इन्वेस्टिगेटर्स माइट अटेम्प्ट टू डिटरमिन हाउ रिस्पोंडेंट्स विल एक्ट इन सर्टन सर्कमस्टांसेस और हाउ सब्जेक्ट्स फील अबाउट अ न्यू डेवलपमेंट और फोर्थकमिंग इवेंट। स्टैंडर्ड ऑफ एक्शन क्या है कि आपने और ये मैनेजमेंट के अंदर ज़्यादातर यूज़ होते हैं, डिसिप्लिनरी रिसर्च के अंदर ज़्यादातर यूज़ होते हैं, मैनेजरियल रिसर्च के अंदर ज़्यादा, कि स्टैंडर्ड ऑफ एक्शन जो क्वेश्चन है उसके अंदर वो ज़्यादातर यूज़ होते हैं कि आपको ये बताता है कि जी कुछ एक ख़ास हमारे पास हालात आने वाले हैं, तो उसके अंदर लोग किस तरीक़े से एक्ट करेंगे, किस तरीक़े से वो फील करेंगे, वो किस तरीक़े से, तो हमें पता चल जाएगा कि इस तरह की अगर सिचुएशन होंगी तो लोग इतने प्रिपेयर्ड है, उनको वो इस तरीक़े से बिहेव करेंगे, ये ठीक है या ठीक नहीं है, उसको किस तरीक़े से हमने फिर आगे देखना है, तो इसको हम फिर आगे मालूम कर सकते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ एक्शन क्वेश्चन से कि एक ख़ास सर्कमस्टांसिस के अंदर लोग किस तरीक़े से बिहेव करेंगे, किस तरीक़े से फील करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट है प्रोजेक्टिव क्वेश्चंस। एट टाइम्स क्वेश्चंस आर यूज्ड दैट अलाउ रिस्पोंडेंट्स टू आंसर इंक्वायरीज इन एन इनडायरेक्ट मैनर बाय इम्पोजिंग देयर पर्सनल फीलिंग, एटीट्यूड और बिलीव्स ऑन अनदर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। जिस तरीके से हमने प्रोजेक्टिव इंटरव्यू के अंदर बात की, तो इस तरीके से आप कोई सिनेरियो बना करके किसी दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल के विद सर्टन एटीट्यूड एट्रीब्यूट्स जो है आप उसके हवाले से क्वेश्चन देते हैं और उसके हवाले से उनकी फीलिंग का आप उनसे रिस्पांस लेते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कहते हैं प्रोजेक्टिव क्वेश्चन, कि वो प्रोजेक्ट करता है, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये बंदा किस तरह का प्रोजेक्शन कर रहा है किसी ख़ास ग्रुप ऑफ पीपल की तरफ या कुछ उनके एट्रीब्यूट्स के तरफ, उनके राय क्या हैं और उनकी अपनी राय क्या है, वो ख़ुद कैसा है। अच्छा जी, फिर हमारे पास स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस है। अलाउ रिस्पोंडेंट टू रिप्लाई फ्रीली विदाउट हैविंग टू सेलेक्ट वन ऑफ द सेवरल प्रोवाइडेड रिस्पॉन्सेज। ठीक है जी, अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन में जो है फ्रीली वो आपको ओपन एंडेड, जिस तरीके से हम कहते हैं कि जी आपने कि आप उनसे क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, तो वो आपको आंसर देता है। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन जो है इट स्पेसिफाइज द रिस्पोंडेंट आंसर इन अ सेवरल प्रोवाइडेड ऑप्शन इन अ क्वेश्चन। स्ट्रक्चर के अंदर क्या है कि उसके अंदर फिर हम ऑप्शन देते हैं। ठीक है जी, सिनोनिमस टू ओपन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन, कि आप ओपन एंडेड क्वेश्चन करते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन करते हैं, आप उनको ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं या फिर आप उनको ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करते। ठीक है जी। अच्छा जी,
अगेन ये हमारे पास ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, रेटिंग क्वेश्चन, विजुअल, एनालॉग एंड फिजियोलॉजिकल मेजर्स, ये हमारे पास एक एक के ऊपर जो है हम फिर नेक्स्ट कोशिश करेंगे कि हम इसके ऊपर लेक्चर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके अंदर डिस्क्रिप्शंस है इंटरव्यूज़ के हवाले से, क्वेश्चनर्स के हवाले से, टूल्स के हवाले से, टूल डेवलपमेंट के हवाले से, तो टूल के वैलिडिटी के हवाले से, तो ये सारी, अच्छा जी, तो ये हमारे पास ओपन, क्लोज, रेटिंग, विजुअल, एनालॉग क्वेश्चंस और फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट। अच्छा जी, विजुअल एनालॉग स्केल के अंदर क्या होता है कि इट इज़ यूज़फुल फॉर असेसिंग परसेप्शन ऑफ फिज़िकल स्टिमुलाई सच एज पेन, स्लीप, क्वालिटी एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ठीक है जी, सपोज़ अगर इन चीज़ों के ऊपर आप देखना चाहते हैं तो उनको हम ऐसा है कि उसको हम ऐसे मेजर नहीं कर सकते कि जी पेन, एक बंदे को कितना पेन हो रहा है, 10 डिग्री का पेन होता है, हम कह सकते हैं? नहीं कह सकते। ठीक है जी, तो जिस तरीक़े से हमारे पास ऐसे सब्जेक्टिव किस्म के जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनको अगर हम असेस करते हैं, जिस तरीक़े से पेन हो गया, स्लीप हो गया, स्लीप क्वालिटी हो गई कि आपकी स्लीप कितनी अच्छी है। ठीक है जी, अब बहुत अच्छी हैं या कम अच्छी हैं, तो कोई कुछ बहुत अच्छी को कहेगा कि भाई मैं सोता हूँ 5 घंटे तो ये बहुत अच्छी है, या मैं बीच में उठता नहीं हूँ, या कोई कहता है मैं 10 घंटे नहीं सो पाता तो मेरी नींद अच्छी नहीं है। ठीक है, और बहुत सारे इसके अंदर वेरिएबल्स आ सकते हैं। तो या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। ठीक है जी, तो उनके लिए आप क्या करते हैं कि विजुअल एनालॉग स्केल आप यूज़ करते हैं। जिस तरीक़े से पेन के लिए आप लोगों ने देखे होंगे, जिस तरीक़े से पेन असेसमेंट के लिए विजुअल एनालॉग स्केल होते हैं कि उसके अंदर आपको वो डिफरेंट किस्म के जो विजुअल्स होते हैं वो आपको दिखाए जाते हैं और फिर उसको आप रेट करते हैं। एडवांटेजेस क्या है इसके कि इट इज़ ईजी टू डेवलप फॉर रिसर्चर इसको ईजीली डेवलप कर सकता है। ठीक है जी, और वाइडेस्ट पॉसिबिलिटी रेंज ऑफ एक्सप्रेशन, और इसके अंदर हम डिफरेंट रेंज ऑफ एक्सप्रेशंस देते हैं, तो उसमें से आसानी से जो इंडिविजुअल है अपना ऑप्शन वो ले सकता है। डिसएडवांटेजेस क्या है? इट इंक्लूड कंसर्न विद रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। ज़ाहिर सी बात है, अब इसको हम सब्जेक्टिवली देख रहे हैं और चूंकि हम जो इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं तो वो इतना ज़्यादा वैलिड नहीं है, वो किस तरीके से रिलेट करेगा उस विजुअल एनालॉग के साथ अपने आप को, तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट उस तरीके से नहीं हो सकता, तो उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी जो है उसके ऊपर कंसर्न होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट। ठीक है, फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट या बायोफिज़िकल मेजरमेंट। ठीक है जी, अब इसके जैसे नाम से पता है कि फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट इट कैन बी क्लासिफाइड एज एन विवो एंड इन विट्रो। ठीक है जी, इन विवो मीन के जी विद इन द बॉडी जो एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं आप उसको डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं, आप डायरेक्टली उसको मेजर करते हैं। ठीक है जी, तो उसको, और जब आप बॉडी के बाहर से किसी चीज़ के ऊपर ऑब्जर्वेशन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं इन विट्रो। अच्छा जी, अच्छा, इन विवो इंक्लूड्स मेजरमेंट ऑफ दोज विच आर परफॉर्म डायरेक्टली विद इन और लिविंग ऑर्गेनिज्म देमसेल्व्स। ठीक है जी, जिस तरीके से हम मेजरमेंट लेते हैं बायोफिजियोलॉजिकल मेजरमेंट अपने डाटा के अंदर, रिसर्च डाटा के अंदर, जिस तरीके से हम ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते हैं, किसी का टेम्परेचर मॉनिटर करते हैं। ठीक है जी, या फिर किसी का हम हार्ट रेट देखते हैं। ठीक है जी, ब्लड फ्लो हम देखते हैं। ठीक है जी, डिटर्मिनेशन थ्रू रेडियोग्राफी, जिस तरीके से रेडियोग्राफी के थ्रू जो है हम कोई चीज़ को मतलब एक्सरेज के थ्रू हम देखते हैं। ठीक है जी, जिस तरीके से आईवीपी हम करते हैं, इंट्रावेनस पाइलोग्राफी हम करते हैं, हम बॉडी के अंदर एक डाई इंजेक्ट करते हैं, फिर एक्सरेज देते हैं। ठीक है जी, कोलिसिस्टोग्राफी हम करते हैं। तो ये सारे हमारे पास क्या है कि ये इन विवो स्टडी है, और उससे हम मेजर कर सकते हैं कि जी ये हमारे पास, या जिस तरीके से हम जो है सोनोग्राफी करते हैं उसमें हमें पता चलता है कि जी ये इस साइज़ की इतनी चीज़ है, इस साइज़ की इतनी चीज़ है, कोई स्टोन है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई ये है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो मेजरमेंट होते हैं उसको हम कहते हैं बायोफिज़िकल मेजरमेंट और बायोफिज़िकल मेजरमेंट इन विवो। ठीक है जी, एंड इन विट्रो मेजरमेंट बाय कंट्रास्ट इट इज़ परफॉर्म आउटसाइड द ऑर्गेनिजम्स बॉडी, जिस तरीके से आपके ऑर्गेनिज्म के बॉडी सच एज ब्लड ग्लूकोज। ठीक है जी, ब्लड ग्लूकोज, अब ऐसा नहीं है कि आपने कोई ऑलरेडी कोई चीज़ है जिसको आपने बॉडी के ऊपर लगा करके आपको पता चल जाएगा। आप ब्लड लेते हैं
और फिर आप उसको लेबॉर्ट्री के अंदर बेचते हैं, या फिर कोई आप इसको मतलब अपने ग्लूकोमीटर से आप देखते हैं और फिर आपके पास आ जाए ब्लड यूरिया, सीरम सोडियम है, सीरम पोटाशियम है, बायोलॉजिकल मार्कर्स है, हार्मोन लेवल्स है, सीरोलॉजी है, ठीक है जी, डिफरेंट टेस्टिंग है, डिफरेंट डिजीज़ के अंदर सीरोटाइपिंग है, ब्लड ग्रुपिंग है, ठीक है जी, डिफरेंट जो है हमारे पास हार्मोन्स है, कैंसरस सेल्स है, उनको डिटेक्ट करने के लिए तो आउट ऑफ द बॉडी जो है हम उसको मेजर करते हैं, इतने अमाउंट के अंदर है, WBCs इतने हैं, RBCs इतने हैं, पैक्ड सेल वॉल्यूम इतना है, MCH इतना है। तो ब्लड हमने लिया और हमने लेबॉर्ट्री के अंदर वो मेजरमेंट की, और उसके अंदर जिस तरीके से हम देखते हैं ना कि भाई हम किसी ख़ास ग्रुप ऑफ पीपल में, सपोज़ प्रेग्नेंट वेमेन के अंदर हम देखना चाहते हैं कि प्रेवलेंस ऑफ एनीमिया क्या है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक टूल डेवलप करेंगे, उसके अंदर आपके फिर एनीमिया को मेजर करने के लिए फिर टूल क्या होगा, वो आपका हेमाटोलॉजी लैब होगा, ठीक है जी। उस लैब के अंदर वो मशीन होगा, उसके अंदर आप ब्लड लेके जाएंगे तो एक्चुअली आपको मेजर करके देगा कि भाई HB जो है 8 है, 9 है, 7 है, 10 है, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये बंदा एनीमिया के अंदर है, ठीक है। अच्छा जी, फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट के अंदर जिस तरीके से फ़िज़िकल मेजरमेंट, जैसे हमने बात की टेम्परेचर की, किस वॉल्यूम हम देखना चाहते हैं, जिस तरीके से सोनोग्राफी हम करते हैं या फिर इकोकार्डियोग्राफी करते हैं, प्रेशर आप देखना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल मेजर है वो आप देखना चाहते हैं, ठीक है जी, जिस तरीके से NCS होती है, ECG होती है। केमिकल मेजरमेंट के अंदर हमारे पास एडविट्रो हार्मोन लेवल्स है, शुगर है, यूरिया है, हीमोग्लोबिन है, पोटाशियम है, बहुत सारे हैं। माइक्रो बायोलॉजिकल मेजरमेंट अगेन इनविट्रो है, जिस तरीके से बैक्टीरियल काउंट्स एंड आइडेंटिफिकेशन है। एनाटॉमिकल एंड साइटोलॉजिकल मेजरमेंट है, जिसके अंदर जिस तरीके से एक्सरेज है, टिश्यू बायोप्सी है, टोमोग्राफी है, ठीक है जी, कंप्यूटर असिस्ट टोमोग्राफी है, CT स्कैन है, तो ये सारे हमारे पास बायोफिजियोलॉजिकल मेजरमेंट है। अच्छा, ऑब्जर्वेशनल मेथड हमारे पास जो डेटा कलेक्शन के मेथड्स के अंदर हमारे पास है ये टूल, तो वो हमारे पास क्या है, वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हम उसके अंदर हम अपने ऑब्जर्वेशन को यूज़ करते हैं एज अ टूल। वन ऑफ द बेसिक मेथड एंड द ओल्डेस्ट मेथड, डेटा इज़ ऑब्टेन्ड बाय इन्वेस्टिगेटर ऑन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन विदाउट आस्किंग फ्रॉम द रिस्पोंडेंट, ठीक है जी। अब इसके अंदर पर यह है कि आप उससे आस्क नहीं करते रिस्पोंडेंट से, लेकिन आप उसको ऑब्ज़र्व करते हैं कि एक ख़ास इन्वायरमेंट के अंदर, एक ख़ास कल्चर के अंदर, एक ख़ास सिचुएशन के अंदर किस तरीके से वो बिहेव करता है, किस तरीके से एक्ट करता है। इफ़ ऑब्जर्वेशन इज सिस्टमैटिकली प्लान एंड रिकॉर्डेड कैन बी यूज टू चेक फॉर देयर वैलिडिटी एंड रायबिलिटी। अगर आप सिस्टमैटिकली और प्लान तरीके से, एक होती है हमारे पास स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। तो जो हमारे पास स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन होती है, अगर हम उसको सिस्टमैटिक तरीके से करें तो वो हमारे पास हम उसको कह सकते हैं, उसकी वैलिडिटी रिलायबिलिटी हम चेक कर सकते हैं। असेस थ्रू सेंसेस विद और विदाउट मैकेनिकल डिवाइसेस, ये हम मैकेनिकल डिवाइसेस के बग़ैर भी अपने सेंसेस से हम इसको कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से भी हम कर सकते हैं। जिस तरीके से आपने कोई कैमरा लगाए हुए हैं, वीडियो बना रहे हैं, CCTV लगा हुआ है, तो ये मैकेनिकल डिवाइसेस है, उससे उसके थ्रू भी ऑब्जर्वेशन होती है। कॉमनली यूज फॉर बिहेवियरल स्टडीज़, और ये बिहेवियरल स्टडीज़ के अंदर यूज़ होती हैं। ज़ाहिर सी बात है कि जो हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं तो उससे हमें एक्शंस और बिहेवियर्स का ज़्यादातर पता चलता है, तो हम बिहेवियर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। अब ऑब्जर्वेशन टेक्निक के हमारे पास टाइप्स क्या हैं? एक हमारे पास स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन है, उसके अंदर हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड कंडीशन ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है, केयरफुल कंडीशन ऑफ यूनिट्स टू बी ऑब्जर्व्ड, कौन सी यूनिट्स को आप देखते हैं को उसको ऑब्ज़र्व किया जाए। द स्टाइल ऑफ रिकॉर्डिंग इन ऑब्जर्व्ड इन्फॉर्मेशन, जिस तरीके से अहन पेफलॉफ ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे तो उसके अंदर उन्होंने जस्ट ऑब्जर्वेशन की, वो ऑब्जर्वेशन उन्होंने एक स्टैंडर्डाइज तरीके से की, ठीक है जी। द स्टाइल ऑफ रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्व्ड इन्फॉर्मेशन क्या है, जिस तरीके से डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ के अंदर है, और उसके बेस के ऊपर अगर आप सही तरीके से करते हैं और स्ट्रक्चर्ड करते हैं तो उसके बेस के ऊपर इवन थ्योरीज तक बन जाती है, ठीक है जी। जिस तरह से एन फेफलॉफ की आपको मैंने बात की कि मतलब वो ऑब्जर्वेशनल तरीका। अनस्ट्रक्चर्ड के अंदर द ऑब्जर्वेशन डज नॉट प्लेस एज इन स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, इसके अंदर आपका स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन नहीं है कि मतलब आप कोई एक ख़ास पर्सपेक्टिव के हवाले से एक ख़ास सिचुएशन के अंदर ख़ास इंडिविजुअल को ख़ास
एस्पेक्ट के हवाले से देखना चाहते हैं, बल्कि उसके अंदर क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन होता है। आप जो है जनरल जो बिहेवियर्स होते हैं उन सब को जो है आप देखते हैं एक पार्टिसिपेंट की, और फिर आप उसको आगे जो है एक्सप्लेन करते हैं कि इस तरह के एनवायरनमेंट में इस तरह से, इस तरह के एनवायरनमेंट में इस तरह से, इस तरह के इंसिडेंट्स में ऐसे बिहेव, इस इंसिडेंट्स में ऐसे बिहेव, इस तरह के सिचुएशन में ऐसे बिहेवियर, इस तरह में ऐसे बिहेवियर, ऐसा एक्शन। तो ये सारे हमारे पास क्या आ जाते हैं कि वो स्ट्रक्चर्ड नहीं होते, बल्कि हम उनको देखते हैं इंडिपेंडेंटली, और वो वाइड वेराइटीज़ ऑफ बिहेवियर या ऑब्जर्वेशंस को हम फिर रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसको फिर हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, जिस तरीके से एक्सप्लेनेटरी स्टडीज़ के अंदर है इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स फॉर ऑब्जर्वेशन मेथड्स। अब ऑब्जर्वेशनल मेथड के लिए इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं या टूल्स क्या होते हैं कि आप वहाँ पे गए फील्ड में तो आप फील्ड नोट्स ले सकते हैं। ठीक है जी, या आपकी एनेक्डोटल, आपके पास एक डायरी होती है, उसके अंदर आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। ठीक है जी, छोटे छोटे डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, आप उसके अंदर राइटिंग में लाते हैं, जिसको हम कहते हैं एनेक्डोट्स या एनेक्डोटल रिकॉर्ड। या फिर आपके पास कोई अगर स्ट्रक्चर्ड आप जिस तरीके से कोई बिहेवियर को देखना चाहते हैं, तो उस पर्टिकुलर बिहेवियर के लिए अगर चेकलिस्ट आपने बनाया हुआ है तो उसमें आप देखते हैं, उसको टिक मार्क करते हैं कि ये वाला बिहेवियर हुआ नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरह का जो चेकलिस्ट है वो यूज़ होता है। अब एडवांटेजेस क्या है, अब इसके अंदर सब्जेक्ट बायस जो है एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है जी, कि आप जो सब्जेक्ट होता है वो बायस नहीं होता, क्योंकि आप उनको पैसिवली देख रहे हैं, एक्टिवली नहीं देख रहे हैं, उसको पता नहीं है। ठीक है, रिलेट्स टू व्हाट इज़ करंटली हैपनिंग। ठीक है जी, और ये जाहिर सी बात है, ऑब्जर्वेशन जो है हम उसी चीज़ के ऊपर करते हैं जो प्रोसेस में होते हैं। ठीक है, तो जो करंट हैपनिंग होती है उसके साथ रिलेट करता है, और इंडिपेंडेंट ऑफ द रिस्पोंडेंट, क्योंकि रिस्पोंडेंट को हमने ऑब्जर्वेशन के अंदर तो इन्वॉल्व नहीं किया, जिस तरीके से इंटरव्यू में करते हैं, तो इंडिपेंडेंट ऑफ द रिस्पोंडेंट होता है, जो कि कुछ हमारे पास ये वैलिडिटी के एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, कुछ बिहेवियर्स के वैलिडिटी के एस्पेक्ट्स ये हो सकते हैं। ये एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, इनएक्सपेंसिव मेथड। ठीक है जी, बहुत एक्सपेंसिव मेथड्स है। आप किसी खास बिहेवियर को किसी खास सिचुएशन के अंदर देखना चाहते हैं, वो सिचुएशन आएंगे या आपने प्रोड्यूस करने हैं किसी तरीके से। ठीक है जी, और फिर आपने वो बिहेवियर उसके अंदर देखना है, ऑब्जर्वेशन करनी है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इंफॉर्मेशन इसके अंदर बहुत ज़्यादा लिमिटेड आ जाती है, क्योंकि आप पैसिवली देखते हैं, तो कोई स्ट्रक्चर नहीं होता कि आप ये कहें कि भाई बस अब ये वाला सिचुएशन आ जाए और उसमें इस तरीके से बिहेव करें। ठीक है जी, तो वो नहीं होता। और कभी कभार जो है डिपेंड करता है उस सब्जेक्ट के ऊपर कि वो सब्जेक्ट का मूड क्या है। ठीक है, किस सिचुएशन के अंदर है, किस तरीके से उसकी फीलिंग्स है, उस सिचुएशन के अंदर जब वो है तो उसकी पहले से फीलिंग क्या है। ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, तो उसके अंदर फिर इंफॉर्मेशन बहुत कम आती है। अनफॉर्सिन फैक्टर्स में इंटरफेयर विद द ऑब्जर्वेशनल टास्क। ठीक है जी, अब ऐसी फैक्टर्स जो ऑब्जर्वेशनल टास्क के अनफॉर्सिन बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि उसके अंदर सही है, जिस तरीके से फ्रस्ट्रेशन लेवल है, एंग्जाइटी लेवल है, हैप्पीनेस है, कोई हैप्पी है, अच्छे मूड में है, एंग्शियस है, डिप्रेशन के अंदर है, या मतलब कोई भी ऐसी इंडिविजुअल की जो अपनी जो अंदर जो एस्पेक्ट्स है, वो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि अनफॉर्सिन होते हैं, तो वो ऑब्जर्वेशनल टास्क के अंदर वो इंटरफेयर कर सकती हैं। ठीक है जी, या फिर आप जो ऑब्जर्वेशन में कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो है वो सिचुएशन जो आप जिस पार्टिसिपेंट को देख रहे हैं तो उसके लिए या फेवरेबल होगा या फेवरेबल नहीं होगा, तो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर मास्क भी हो सकती है। तो ये हमारे पास डिसएडवांटेजेस है ऑब्जर्वेशनल मेथड की। ठीक है, ये हमने एक इसके ऊपर बिल्कुल ब्रीफ सा एक के ऊपर हमने ब्रीफ सी रोशनी डाली, डिटेल में एक के ऊपर हमारा फिर जब ये हम यूनिट्स हम ख़त्म करेंगे तो इसके ऊपर एक हमारा लेक्चर होगा डिटेल में, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह।